अटेंशन दो, देखो क्या आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है। जस्ट ट्राई टू पे अटेंशन व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर। काफी चीजें आप समझोगे, काफी चीजें आपको लाइक लगेंगी क्योंकि आपने मिस किया इनिशियल लेक्चर बीच वाला, बट ठीक है। आई थिंक स्टिल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, जस्ट ट्राई टू पे अटेंशन। ठीक है, राइट। मुस्कान, गुड इवनिंग। हाँ जी दीप्ति, बताइए क्या सवाल है आपका। सर ऐसे हो गया था गलती से। ठीक है, लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। थोड़ा सा देख लेते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या देखा था एंड देन आगे बढ़ते हैं। सो इन द लास्ट क्लास अगर आप सबको याद हो तो क्लास में हमने बात की थी समथिंग अबाउट ट्रांसलेशन के बारे में। सो डिस्कस इट्स नॉट ट्रांसलेशन, वी हैव टॉक्ड अबाउट द टीआरएनए। सो टीआरएनए के बारे में हमने बात किया था, हमने जेनेटिक कोड के बारे में बात किया था। जेनेटिक कोड आपका जो होता है वो आपका लाइक ट्रिपलेट होता है कोडॉन आपका एक, एंड यू हैव 61 कोडॉन्स, ये सब हमने डिस्कस किया था। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द टीआरएनए। टीआरएनए बारे में यहाँ पे पढ़ाई की थी, टीआरएनए के बारे में हमने यहाँ पे समझा था कि टीआरएनए जो आपका यहाँ पे होता है वो कैसे आपका ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है उसे, और ये हमारी हेल्प करता है अमाइनो एसिड को लेके आने में। सो अमाइनो एसिड को जो ट्रांसलेशन के टाइम पे इधर से उधर लेके जो जाना होगा वो काम करेगा हमारे यहाँ पे टीआरएनए। सो याद रखना टीआरएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका तब आता है जब हम डिस्कस करते हैं हमारे ट्रांसलेशन को। सो ये चीज हमने पिछले क्लास में थोड़ी बहुत देखी थी। आज की क्लास में आप थोड़ा डिटेल में समझोगे कि ट्रांसलेशन में ये कैसे आपके यहाँ पे मदद करेगा। दैट इज समथिंग यू विल अंडरस्टैंड आज की क्लास में थोड़ा डिटेल में। ओके, दैट हाउ इट एक्चुअली हेल्प्स। सो टीआरएनए के बारे में हमने कुछ बातें की थी, जैसे कि आपका 3' कार्बन के ऊपर ही आपका अमाइनो एसिड लगाया जाता है। ये सब भूलना मत कि आपको जो 3' का जो आपके यहाँ पे एंड होता है इसी के ऊपर हमारे अमाइनो एसिड को, नए वाले अमाइनो एसिड को हम यहाँ पे लगाते हैं। टीआरएनए स्मॉल होता है, इसके अंदर अगर आपसे पूछा है कितने न्यूक्लियोटाइड्स आपको मिलेंगे, देन आंसर 73 से 93 न्यूक्लियोटाइड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसको हम इवन बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। एंड इसके एंड पे आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए आपका यहाँ पे एंटीकोडॉन लूप। यू हैव प्रेजेंस एंटीकोडॉन लूप के अंदर आपको मिलेंगे देखिए आपके यहाँ पे एंटीकोडॉन्स। हियर यू विल टू सी सम एंटीकोडॉन। तो इनको भी हम देखेंगे कि ये यहाँ पे क्या काम करते हैं। तो फिलहाल के लिए फोकस रखो कि मेरा टीआरएनए है, टीआरएनए हेल्प कर रहा है मेरे अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने के लिए, और ये सबसे छोटा आरएनए है हमारे पास। क्योंकि इसका काम क्या होगा हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे आप सीखोगे जब आप ट्रांसलेशन आप यहाँ पे देखोगे तो, राइट। उसके अलावा बाकी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। कोडॉन्स क्या होते हैं, व्हाट आर योर कोडॉन्स। कोई मुझे बताएगा कि आपके टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स कितने होते हैं जो अमाइनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं। 61। 61. So you have 61 codons, बिल्कुल सी, and they are the ones which are going to be coding for the all the amino acid. ये आपके रहते हैं जो अमाइनो एसिड के लिए आपके कोड कर सकते हैं। बाकी आपके 3 जो कोडॉन्स उसके अलावा रहते हैं, those are my stop codons. Along with this, the remaining 3 codons are going to be my stop codons, right? तो आज की हमारी कहानी जो रहेगी वो रहेगी इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन। सो आराम से ध्यान दो, यू विल अंडरस्टैंड नंबर ऑफ थिंग्स, यहाँ पे आपको समझ आएगा, राइट। और समझ नहीं आया ना कुछ कुछ टर्म्स, सो प्लीज पैनिक मत होना, things will work out for you with the course of time. ठीक है। सो यू हैव टीआरएन के बारे में पढ़ा था। टीआरएन अमाइनो एसिड को कैरी कर, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे तो 3' एंड के ऊपर उस अमाइनो एसिड को पकड़ लेके जा रहे हैं। तो ये हमने पिछले क्लास में देखा था, राइट। कई सारे लूप्स होते हैं इसके पास, यू हैव नंबर ऑफ लूप्स ऑन द टीआरएन। आपके लिए जो काम का लूप है वो आपका है नीचे वाला एंटीकोडॉन लूप, जहाँ पे एंटीकोडॉन लगे हुए आपको वहां पे मिल जाते हैं। दैट इज समथिंग यू हैव टू, राइट। सो याद रखना देयर इज नो स्टॉप टीआरएनए फॉर द स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी टीआरएनए आप वहां पे नहीं होता। क्या होता है स्टॉप कोडॉन? ये होता है आपके ये वाले सीक्वेंस होते हैं, वो होते हैं आपके स्टॉप कोडॉन, यूएए, यूजी एंड यूएजी। दीस आर माय स्टॉप कोडॉन। चलिए देखते हैं क्या देखना है आज हमें। सो नाउ वी विल डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन। ये सब तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं, वी हैव डन दिस क्वेश्चंस इन द लास्ट क्लास। ये भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए थे। अब आज की बात करेंगे हम यहाँ पे ट्रांसलेशन एंड लैक ऑफ प्रॉन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो विल स्टार्ट विद द ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन स्टार्ट करने के पहले एनसीईआरटी एक पिक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पे ये वापस हमारा टीआरएनए है। यू कैन सी टीआरएनए के जो मेरा एंटीकोडॉन है यहाँ पे, दे आर फॉर्मिंग द बेस पेयरिंग विद द कोडॉन। ये कोडॉन के साथ बेस पेयरिंग करते हैं, कब करेंगे विल सी दैट, बट यार इतना इनकी कोडॉन की बेस पेयरिंग यहाँ पे उसके एंटीकोडॉन के साथ, ठीक है। इट हैज ऑल्सो अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। याद रखना अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड आपके यहाँ पे 3' एंड, 3' एंड ये बार बार आपको बोलना रखना रहता है जहाँ पे अमाइनो एसिड,
ओके अगर आपको ट्रांसलेशन इनिशिएट करना है तो यही आप क्या क्या मदद करेंगे, सो दे आर गोइंग टू बी इनिशिएटेड टीआरएनए, जो आपका ट्रांसलेशन हेल्प करने में, आपकी स्टार्ट करने में आपके यहाँ पे हेल्प करेंगे। सो टीआरएनए आर स्पेसिफिक और ईच अमाइनो एसिड, तो हर एक अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग आपका टीआरएनए आपको मिल जाएगा। बहुत सारे होते हैं सेल के पास, बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग टीआरएनए आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके नाउ कॉन्सेप्ट टेस्ट हम यहाँ पे ऑलरेडी ये कर चुके हैं, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसलेशन की कहानी। अब ट्रांसलेशन की कहानी स्टार्ट करने के पहले एक चीज बताना चाहूंगा, सब उन बच्चों के लिए जो लोग ट्रांसलेशन नहीं जानते कि क्या होता है, ये जो काफी दिनों के बाद क्लास या फिर पहली बार है। सो व्हेन यू गेट अ टर्म लाइक अ ट्रांसलेशन, व्हेन यू गेट अ टर्म लाइक ट्रांसलेशन, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका जो mRNA होगा, जो मैसेंजर आरएनए होगा, द mRNA यू हैव, जो मैसेंजर आरएनए आप बनाते हो ट्रांसक्रिप्शन के बाद, जो आपको मैसेंजर आरएनए बन के मिलता है, इस मैसेंजर आरएनए को हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे हमारे प्रोटीन के अंदर, या मैं कहूंगा इसको हम रीड करेंगे, मैं नहीं कहूंगा कन्वर्ट करेंगे, इसको मैं रीड करूंगा एंड देन इसकी इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं बनाऊंगा मैंने यहाँ पे प्रोटीन। सो आई विल यूज दिन mRNA, इस mRNA यूज करता हूं टू मेक अ पॉलीपेप्टाइड, टू मेक अ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मतलब नथिंग बट बाय प्रोटीन। सो पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए जब इस mRNA को यहाँ पे यूज कर रहा हूं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे द ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन का मतलब याद रखना, हम mRNA को यहाँ पे यूज करेंगे और उस mRNA को यूज करके मैं बनाऊंगा मैंने यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड, दैट इज नथिंग बट अ प्रोटीन, दैट इज नथिंग बट अ प्रोटीन। और ये बनाने के लिए, ये बनाने का प्रोसेस यहाँ पे होता है, उसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ ट्रांसलेशन। याद रखना ट्रांसलेशन जो आपका यहाँ पे प्रोसेस आपका होगा, ये आपका हमेशा होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, ये इवेंट आपका हमेशा होना है साइटोप्लाज्म के अंदर। एक और बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। अब एक और चीज यहाँ पे आप ध्यान रख लो कि mRNA है, उसे यूज करके हम बनाए यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड। अब ये सब करने के लिए आपके यहाँ पे चाहिए आपको राइबोसोम्स, ऑल दिस थिंग हैपन, यू नीड राइबोसोम्स। तो आप यहाँ पे राइबोसोम्स वगैरह आप काम राइबोसोम्स, तो आपने 11th ग्रेड में पढ़ा होगा, बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। हाँ जी पूजा बताइए, क्या सवाल है आपका, बताइए। नहीं ठीक है, नहीं सर, वो सो गलती से हो गया। यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है ना, जो आपके यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर अगर हम राइबोसोम्स की बात करें, सो वी विल हैव ATS राइबोसोम्स, वी विल हैव ATS टाइप ऑफ राइबोसोम। ये आपने 11th ग्रेड में पढ़ा होगा, या ATS एंड 70S राइबोसोम्स आपके होते हैं। सो यूकैरियोट्स के अंदर यू विल हैव द ATS राइबोसोम्स आपके होते हैं, और इनको ही हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ट्रांसलेशन के लिए। बिना राइबोसोम के काम आगे नहीं बढ़ सकता, बिना राइबोसोम के आपकी स्टोरी आगे नहीं बढ़ सकती, राइबोसोम्स की तो हमेशा आप वहां पे जरूरत होगी। तो ये एक चीज आप यहाँ पे याद रखना। तो ये स्लाइड आई थिंक थोड़ी बहुत सिंपल है। ट्रांसलेशन में याद रखना है mRNA को हम यहाँ पे यूज करेंगे टू मेक अ पॉलीपेप्टाइड, टू मेक अ प्रोटीन, और ये प्रोटीन बनाने के लिए आपके राइबोसोम्स की हम यहाँ पे लेंगे हेल्प, और उनके साथ हमारी स्टोरी आगे बढ़ सकती है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। तो जो मैं राइबोसोम यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा वो होंगे ATS राइबोसोम। सो ATS राइबोसोम का इस्तेमाल करके मैं आई विल मेक अ प्रोटीन ओवर हियर। ट्रांसलेशन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में काफी हद तक सेम रहता है, बस फर्क आता है कुछ प्रोटीन्स का, जिन्हें हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक है। लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं सीखते नीट के लेवल के ऊपर, बस याद रखना देयर आर सम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसका इन्वॉल्वमेंट होता है ट्रांसलेशन के टाइम पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज माय ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ट्रांसलेशन फैक्टर्स, which are nothing but some proteins। इन प्रोटीन्स की मदद से लाइक आप ट्रांसलेशन कर पाते हो, ठीक है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड, ये स्लाइड को आपने यहाँ पे देख लिया, अब इसको थोड़ा हम और सही से समझते हैं। जब आपको ट्रांसलेशन करना होगा, जब आपका mRNA बन चुका है और जब आपको ट्रांसलेशन स्टार्ट करना है, तो सबसे पहली चीज आपके यहाँ पे क्या होती है वो हम यहाँ पे समझते हैं। जो सबसे पहला इवेंट आपका यहाँ पे होगा, द फर्स्ट इवेंट एंजाइम। ये एंजाइम सबसे पहले आके अपना काम चल रहेगा। सो जब हम ट्रांसलेशन की बात करें, सबसे पहला काम जो अपना करना होता है वो आपका करता है आपका ये एंजाइम। इस एंजाइम का यहाँ पे नाम है अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज। अब ये एंजाइम आपका यहाँ पे क्या करेगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एंजाइम हेल्प करता है चार्जिंग ऑफ tRNA, दिस हेल्प्स इन चार्जिंग ऑफ tRNA, दिस हेल्प्स इन चार्जिंग ऑफ
टीआरएनए को चार्ज करने में हेल्प करता है। सवाल क्या था कि क्या है ये चार्जिंग, लाइक व्हाट काइंड ऑफ चार्जिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। सो अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज इज नोन फॉर द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का चार्जिंग करना मतलब क्या? टीआरएनए का चार्जिंग करने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर मेरे पास एक टीआरएनए है, अस्यूम दैट मेरे पास यहाँ पे टीआरएनए, ये एंजाइम इस टीआरएनए के ऊपर लगा के देगा एक अमाइनो एसिड। ये एंजाइम का काम होता है यहाँ पे इस टीआरएनए के ऊपर आपको लगा के देगा एक अमाइनो एसिड। दिस टीआरएनए विल हैव द अमाइनो एसिड। और आप ये बात जानते हो, हमेशा अमाइनो एसिड आपका लगाया जाएगा ऑन द 3' एंड के ऊपर, 5' पे नहीं लगता, 3' एंड के ऊपर लगता है। सो 3' एंड के ऊपर अगर मुझे कोई अमाइनो एसिड लगाना है, समझे मिथाइल नाम का अमाइनो एसिड लगाना है, तो वो लगाने के लिए ये एंजाइम मेरी यहाँ पे हेल्प करेगा। दिस एंजाइम इज गोइंग टू हेल्प मी डू दैट। ये चीज आपको याद रखनी है। और ये भी याद रखना, आपके सेल के अंदर अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज ऐसे 20 अलग अलग होते हैं। सो यू हैव डिफरेंट अमाइनो एसिड के लिए डिफरेंट एंजाइम आपको मिलेगा। सो अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज आपके बहुत सारे टाइप्स के आपको मिलते हैं, बल्कि मैं कहूंगा 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज एंजाइम्स आर सीन इन द सेल। और याद रखना, ये एंजाइम का काम यहाँ पे होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। दैट मींस आप जो अमाइनो एसिड होता है उसको यहाँ पे अटैच करा टीआरएनए के ऊपर। सो दिस अमाइनो एसिड जो मेरा यहाँ पे था उसको मैंने यहाँ पे अटैच करा टीआरएनए के ऊपर, उसे मैं यहाँ पे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, राइट। और अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए भी उसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं। वी कैन आल्सो कॉल एज अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो इतनी बात पहले याद रखो कि अमाइनो एसिड जो है उसे मैं यहाँ पे अटैच करा रहा हूँ। कहाँ पे अटैच करा रहा हूँ? ऑन द 3' एंड के ऊपर। और ये आपका सबसे पहला स्टेप होता है ट्रांसलेशन का। यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट होती है। तो मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाता हूँ, ये आपकी हेल्प करेगा। ये जो ब्लू कलर का पिक्चर आपके सामने, ये मेरा यहाँ पे एंजाइम, दिस इज एंजाइम अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, राइट। इसके एक एक्टिव पे आके बैठा या एक लोकेशन पे आके बैठा आपका यहाँ पे मिथ्योनाइन बैठ गया आपका, राइट। दूसरे एक्टिव साइट पे आके बैठा मेरा यहाँ पे टीआरएनए, राइट, जो उससे अटैच करने वाला है अपने आप को, जो अटैच करेगा मिथ्योनाइन के साथ, वो टीआरएनए आके यहाँ पे बैठ गया। और ये सब करने के लिए लगता है खर्चा। खर्चा मींस एटीपी। टू मेक दैट अटैचमेंट हैपन, ये अटैचमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे एटीपी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और एटीपी को हम यहाँ पे यूज करते हैं, और यूज करने के बाद आपका यहाँ पे चार्ज टीआरएनए आपका यहाँ पे रेडी हो जाता है। यहाँ पे चार्ज टीआरएनए रेडी है। चार्ज टीआरएनए का मतलब यहाँ पे है कि उसके ऊपर आपका मिथ्योनाइन आपको यहाँ पे लग चुका है। मिथ्योनाइन या जो भी आपका अमाइनो एसिड वहां पे होगा वो आपको यहाँ पे लग जाएगा। मिथ्योनाइन की बात मैं इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था ट्रांसलेशन स्टार्ट होता ही है मिथ्योनाइन से। ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है मिथ्योनाइन से। क्या किसी को याद है वो इनिशिएटर कोडॉन कौन सा होता है? व्हाट इज इनिशिएटर कोडॉन? AUG, राइट। सो इनिशिएटर कोडॉन जो आपका वहां पे रहेगा, दैट कोडॉन इज गोइंग टू बी योर AUG। वो कोडॉन आपका वहां पे होता है AUG। और ये कोडॉन मुझे मिलेगा मेरे mRNA के ऊपर। हमेशा कोडॉन आपको हमेशा मिलेंगे mRNA के ऊपर, राइट। तो ये AUG कोडॉन होता है आपका यहाँ पे mRNA के ऊपर। और इसी को सबसे पहले यहाँ पे आएगा टीआरएनए, वो मिथ्योनाइन को ही लेके आएगा, बिकॉज दिस कोडॉन इज कोड फॉर द मिथ्योनाइन। सो ये मेरा यहाँ पे कोडॉन है, ये मेरा कोड है। सो ये एक चीज आपको यहाँ पे रखनी है। किसी ने कुछ पूछा, कोमल पांडे हैज अ क्वेश्चन। सो मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई, एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि जब लॉगिन। ऑलराइट बेटा, आपके ओके ठीक है, ऑलराइट ठीक है, ऑलराइट, गॉट इट। हाय, गुड इवनिंग सना, कोमल, गुड इवनिंग। या got it, your concern. Well, we'll share the recordings. We'll have the recordings all the time. So वो हम fix कर देंगे. You just drop me if you need a recording from any of your back classes. Just let us know. We'll make sure that you have that. Right? Yeah. So that is something you have to know. तो याद रखना, what is my amino acid synthesis यहाँ पे क्या कर रहा है? Charging of tRNA. ये हमारा यहाँ पे हो जाता है. Next thing, तो ये मैंने मेरा पहला चीज मैंने यहाँ पे कर लिया। आई होप ये वाली चीज आपको समझ आ रही है। ये वाली चीज, ये वाली स्लाइड आप सबको यहाँ पे क्लियर है? yes sir, yes sir, क्लियर ना हो तो पूछ लेना, ठीक है। बताइए, सलाम बोलिए। सर गलती से हो गया था। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। सो दिस इज माय एंजाइम, और ये एंजाइम आप जानते हो, दिस इज नोन फॉर माय चार्जिंग ऑफ माय टीआरएनए, अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस, ये आपका कर देगा। राइट साइड में आपके सामने यहाँ पे राइबोसोम बना के रखा हुआ है मैंने आपके साथ। राइबोसोम आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। राइबोसोम की जब मैं यहाँ पे बात करूंगा, सो विल हैव अ लार्जर यूनिट। लार्जर यूनिट जो आपके यहाँ पे होता है, ये आपका होता है 60s का, और स्मॉलर यूनिट मेरा यहाँ पे रहेगा, वो मेरा रहेगा 40s का। सो the small unit and the small unit will be my 40s। स्मॉलर लार्जर मालूम होना चाहिए कौन है लार्जर कौन है स्मॉलर, ठीक है।
अब देखते अब क्या होगा। नाउ लेट्स गेट इनटू द स्टोरी ऑफ माय ट्रांसलेशन। अब देखो यहाँ पे होता क्या है। सबसे पहली चीज, मेरा जो mRNA है वो आके बैठेगा मेरे स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर। याद रखना, सबसे पहले क्या होगा, मेरा जो mRNA होगा वो आके बैठेगा मेरे स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर। सो ये मेरा यहाँ पे mRNA और वो आके मेरा बैठ चुका है स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर। दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच विल हैपन, राइट। सो दिस इज माय mRNA और ये जाके अटैच करेगा स्मॉलर सब यूनिट के साथ। स्टेप बाय स्टेप याद रखना यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे mRNA हो गया, and this is my 40S ribosome। तो लार्ज यूनिट का अभी कोई नामो निशान नहीं है, अभी हम इसको इसके साथ यहाँ पे अटैच करेंगे। और याद रखना ये सब अटैचमेंट करने के लिए भी एनर्जी लगती है। जब मेरा स्मॉलर यूनिट जाके अटैच करेगा mRNA के साथ, तो ये करने के लिए आपके यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। और जो एनर्जी की बात मैं यहाँ पे करूंगा दैट इज माय जीटीपी मॉलिक्यूल, उसको बोलूंगा यहाँ पे एज अ जीटीपी मॉलिक्यूल। तो एक एनर्जी मॉलिक्यूल यहाँ पे जो होगा हम यूज करेंगे दैट्स माय जीटीपी, गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी यहाँ पे यूज नहीं करते, जीटीपी हम यहाँ पे यूज करते हैं। सो दिस इज द एनर्जी मॉलिक्यूल जो हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। एक और बात याद रखना, ट्रांसलेशन के दौरान काफी जगहों पे आप एनर्जी मॉलिक्यूल यूज करते हो, आपको उनका काउंट याद नहीं रखना है, राइट। ना ही आपको उनको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे जीटीपी लगेगा, राइट। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू एट फ्यू लोकेशंस कि यहाँ पे एनर्जी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। वो ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि कहाँ पे एनर्जी इन्वेस्ट किया जा रहा है, दैट वोंट कम टू यू एज अ क्वेश्चन। बट याद रखना, जब भी एनर्जी यूज किया जाता है दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन अ फॉर्म ऑफ माय जीटीपी। तो ये मेरा यहाँ पे आके लग गया, पहली चीज यहाँ पे हो गई। अब जब आप mRNA को देखते हो तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है। उसके अंदर कई सारे कोडॉन्स है। जो आपका स्टार्टिंग कोडॉन है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। द AUG इज अ स्टार्टिंग कोडॉन, सो दैट इज समथिंग यू नो। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मेरा AUG है ना, यहाँ पे जो मेरा स्टार्टिंग कोडॉन है, इसके तरफ आएगा मेरा सबसे पहले मेरा tRNA। जो मेरा पहला tRNA होगा वो इसके तरफ अट्रैक्ट होते हुए आएगा। और आप जानते हो कि AUG किसके लिए कोड करता है, AUG इज गोइंग टू कोड फॉर माय मिथ्योनाइन। AUG मैंने यहाँ पे कोड करेगा मेरे मिथ्योनाइन के लिए। तो मेरा मिथ्योनाइन को लेके आ रहा होगा मेरा एक tRNA यहाँ पे। सो वन tRNA विल बी कमिंग टुवर्ड्स माय दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो याद रखना, अब सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या होगा, मेरा tRNA आएगा और इस पे आके अपने आप को अटैच करेगा। जो tRNA जो मेरा यहाँ पे आया, याद रखना tRNA किसको लेके आया, इट हैज ब्रॉट द मिथ्योनाइन। M मतलब मिथ्योनाइन को लेके आया। अब यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा, इस लोकेशन पे यू हैव योर एंटीकोडॉन्स। आपका जो tRNA का जो एंटीकोडॉन का जो लूप होता है वहां पे आपको मिलता है आपके एंटीकोडॉन्स। दीज आर कॉल्ड माय एंटीकोडॉन्स, राइट। जो mRNA के ऊपर आपको यहाँ पे जो सीक्वेंस आपको यहाँ पे मिल जाए। हाँ जी मुस्कान बताइए, बोलिए मुस्कान बोलिए, गलती से। थैंक यू। So anticodons and codons will be there over here. So याद रखना, codons will be there on the mRNA. Codons आपके यहाँ पे mRNA के ऊपर होंगे और आपके एंटीकोडॉन्स आपके हैं आपके यहाँ पे tRNA के एंटीकोडॉन लूप के ऊपर। इनके बीच में आपका होता है बेस पेयरिंग। सो यहाँ पे याद रखना, इनके बीच में क्या होगा, यू विल हैव द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। इनके बीच में यहाँ पे आपका होगा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। और ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन आपका यहाँ पे होगा, आपका टेम्पररी बॉन्ड। याद रखना, ये बहुत लॉन्ग टर्म रहेगा नहीं, इट इज माय टेम्पररी बॉन्ड। सो हाइड्रोजन बॉन्ड आपके यहाँ पे फॉर्मेशन तो आपके यहाँ पे हो रहा है, बट इज गोइंग टू बी टेम्पररी। तो एक बार फिर सुन लो, मेरा यहाँ पे mRNA के ऊपर आके बैठा, mRNA जाके बैठा है मेरा स्मॉलर यूनिट के ऊपर। और उसके बाद व्हाट विल हैपन, मेरा tRNA आएगा, मेरा इनिशिएटेड tRNA मेरा आएगा जो लेके आएगा मेरे मिथ्योनाइन को। हमेशा हमेशा द स्टोरी विल स्टार्ट फ्रॉम द मिथ्योनाइन। सो दैट इज माय अमोनो एसिड टू व्हिच AUG। अंशिका एक बार फिर आप बोलोगे क्या कह रहे हो आप। दिस इज माय इनिशिएटेड tRNA, दिस इज माय इनिशिएटर tRNA। तो ये मेरा लेके आया मेरे मिथ्योनाइन को और यहाँ पे आके इसने अटैच कर दिया मेरे अपने लाइक कोडॉन के साथ। इट हैज फॉर्म द बॉन्ड ओवर हियर, हाइड्रोजन बॉन्ड इसने यहाँ पे फॉर्म कर लिया। जो मेरा बॉन्ड यहाँ पे रहेगा वो मेरा यहाँ पे रहेगा टेम्पररी बॉन्ड। इतनी बात हमने यहाँ पे देख ली। अब जो नेक्स्ट चीज आपकी यहाँ पे होगी, द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी कि आपका जो लार्जर यूनिट है आपका यहाँ पे, वो आपके इसके ऊपर आके बैठेगा। नाउ द लार्जर यूनिट विल कम एंड सिट ऑन द राइबोसोम्स। सो जो लार्जर यूनिट मेरा जो यहाँ पे होगा वो आके बैठेगा इस स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो मेरा अभी तक तो हम लोग 40s यहाँ पे देख रहे थे, अब आपको 60s दिखेगा। सो नाउ यू हैव अ स्ट्रक्चर 60s मेरा यहाँ पे आ चुका है एंड वो आके बैठ चुका है मेरे 40s के ऊपर। सो अब ये सैंडविच जैसा स्ट्रक्चर मेरे यहाँ पे बन चुका है। आई हैव द mRNA, आई हैव द mRNA इन द सेंटर। यहाँ पे मेरे यहाँ पे 60s
माय 60s ओवर हियर जो आपके बैठ चुका है, और नीचे मेरा यहाँ पे 40s। तो स्टेप बाय स्टेप क्या रखना है यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, राइट। और बॉन्ड तो आपका यहाँ पे बन चुका था, तो मेरा टीआरएनए पहला वाला आपके यहाँ पे बैठ चुका है, राइट। अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जब आप राइबोसोम को ऑब्जर्व करते हो ना, इसके अंदर आपको दो साइट मिलती है, यू विल हैव टू साइट, मैं आपको बताता हूँ। सो इट विल हैव टू साइट्स। तो ये साइट है जहां पे मेरा टीआरएनए आके बैठा है, और एक और साइट होती है जो खाली होती है, दोनों साइड विल बी एम्प्टी। सो दिस साइट ओवर हियर इज कॉल्ड माय ए साइट, एंड दिस साइट ओवर हियर इज कॉल्ड माय पी साइट। इसको हम बोलते हैं पहला पी साइट। ये दो चीजें याद रखना कि आपके राइबोसोम के अंदर आपको दो साइट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ ए साइट एंड यहाँ पी साइट। पी साइट वो जगह है जहां पे मेरा इनिशिएटर कोडॉन आके बैठता है, सॉरी इनिशिएटर टीआरएनए आके बैठता है। सो इनिशिएटर टीआरएनए अपने आप को आके वहां पे आके बैठेगा, और वहां पे आपको आपका एओजी का सीक्वेंस भी आपको वहां पे मिल जाएगा। सो विल आल्सो हैव द एओजी का सीक्वेंस वहां पे। अब आप मुझे बताओ इन दोनों साइट में कौन सी साइट है जो अभी खाली पड़ी हुई है, विच साइड इज गोइंग टू बी खाली ओवर हियर राइट नाउ? ए साइड। ए साइड यहाँ पे खाली पड़ी हुई है। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ए साइड जो यहाँ पे एम्प्टी पड़ी हुई है ना, यहाँ पे आएगा मेरा नेक्स्ट टीआरएनए। यहाँ पे मेरा दूसरा टीआरएनए आना चालू करेगा। सो कोई दूसरा टीआरएनए जो यहाँ पे खड़ा होगा, आई विल हैव सम अदर टीआरएनए ओवर हियर स्टैंडिंग कहीं पे दूर, वो अपनी जर्नी चालू करेगा दूसरे अमाइनो एसिड को लेकर, वो यहाँ पे आना चालू करेगा। सो वी विल हैव सम अदर टीआरएनए ओवर हियर, जिसके ऊपर अज्यूम करते हैं आपका लगा हुआ है टायरोसिन। लेट्स अज्यूम दैट इसके ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है मेरे यहाँ पे टायरोसिन। सो ये टायरोसिन वाला जो मेरे यहाँ पे जो टीआरएनए है, ये मेरा ट्रेवल करके आएगा ए साइड की तरफ। दिस विल स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स द ए साइड, वहां पे आना चालू करेगा। याद रखना, इसको भी लाने के लिए कई सारे आपके फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम पढ़ते नहीं है, बट कई सारे प्रोटीन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, और ये सब करने के लिए भी आपकी एनर्जी यहाँ पे इन्वेस्ट की जाती है। सो इतना याद रखना कि ये जो आपका यहाँ पे टीआरएनए है, इट इज कमिंग टुवर्ड्स द ए साइड, वो आपका ट्रेवल करके आपके यहाँ पे आ रहा है। अब देखो क्या होता है। सो मेरा एक टीआरएनए यहाँ पे आ चुका है, और वो आके बैठ चुका है मेरे ए साइट के ऊपर। सो नाउ माय न्यू टीआरएनए हैज कम एंड हैज सिटिंग ऑन द ए साइट। सो अब मेरे दोनों साइड यहाँ पे ऑक्यूपाइड है। पी साइड पे लगा हुआ मेरा मिथ्योनाइन, और टी साइड पे लगा हुआ मेरा जो हमारा साइड यहाँ पे है, दैट्स माय टायरोसिन। टीवाई मतलब टायरोसिन, यहाँ पे लिख देता हूँ, टीवाई मतलब मेरा टायरोसिन। अब यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे ही आपने ये पिक्चर बना दी, अब आपको याद रखना है देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनाया जाएगा। सो नाउ यू विल फाइंड इन दोनों के बीच में आप बनाते हो अपना पेप्टाइड बॉन्ड। सो इन दोनों के बीच में मैं बनाऊंगा मेरे यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड। अब जब इन दोनों के बीच में अपना पेप्टाइड बॉन्ड बनाऊंगा, जब यहाँ बनाया जाएगा, ये बनाने में मेरी कौन हेल्प कर रहा है? तो ये बनाने के लिए आप यहाँ पे एंजाइम आपकी मदद करेगा, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड माय पेप्टिडाइड ट्रांसफरेज। So peptidide transferase is the name of the enzyme, और यही वो एंजाइम है जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में मदद करता है। सो जो मेरा अमाइनो एसिड है मेरा टीआरएनए के ऊपर, सॉरी जो अमाइनो एसिड है मेरा टीआरएनए पे, जो मेरा पी साइड पे है, वो मेरा बॉन्ड फॉर्म करेगा उस अमाइनो एसिड के साथ जो मेरा ए साइड के ऊपर है। ओके, तो इन दोनों की जो बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, याद रखना दैट्स माय पेप्टाइड बॉन्ड, और यहाँ पे जो एंजाइम आपको यहाँ पे इन्वॉल्व है दैट्स माय पेप्टिडाइड ट्रांसफरेज। और दिस एंजाइम, एक और बात याद रखना, ये जो एंजाइम होता है ये आपको मिलेगा बेसिकली राइबोसोम्स के अंदर ही। दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन द राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स के अंदर ही आपको ये एंजाइम देखने के वहां पे मिल जाएगा। तो राइबोसोम के अंदर ही आपको एंजाइम मिल जाए, और उसने अपना पेप्टाइड बॉन्ड वहां पे बना के देना है। तो अब आपको याद ये रखना है कि ये जो दोनों मेरे अमाइनो एसिड है ना, जो अलग अलग है यहाँ पे, दोनों अब जुड़ जाएंगे, दोनों अब अलग अलग रहेंगे नहीं। एक बार बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, दे विल बी अटैच्ड टू ईच अदर। So the peptide bond will be seen forming between these two amino acid. ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, और ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगी, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये एंजाइम का नाम याद रखना, बिकॉज यू विल फाइंड क्वेश्चन कमिंग बेस्ड ऑन देम ओनली। इसको बेसिकली आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। सर लास्ट पॉइंट एक बार फिर से लास्ट समझा पॉइंट दो। यहाँ पे ये है, तो पहली चीज हमने यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म किया, इसकी मदद से एक एंजाइम की मदद से, एंजाइम का मेरा यहाँ पे नाम है पेप्टिडाइड ट्रांसफरेज। इस एंजाइम की मदद से मैंने अपना यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म किया, किसके बीच? दो अमाइनो एसिड के बीच, दो अमाइनो एसिड के बीच यहाँ मैंने बॉन्ड फॉर्म करूंगा। और ये जो अमाइनो एसिड जो आपका यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इस एंजाइम की मदद से, ये एंजाइम कहाँ पे है? कोई आपसे पूछेगा ये एंजाइम है कहाँ पे? इट इज देयर विद इन द राइबोसोम्स। इतनी बात है ना, द एंजाइम इज विद इन द राइबोसोम्स। ये एंजाइम आपको राइबोसोम के विद इन देखने के लिए।
हाँ जी बेटा बताइए मुस्कान, बोलिए। आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। कैन यू सर आपकी वॉइस स्टॉप हो रही है। मेरी आवाज भी कट रही है? अच्छा, मेरी आवाज क्या सब यस सर। के लिए कट रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, आपकी आवाज कट रही है। बड़े आराम से बताया यार आप लोगों ने तो। अच्छा एक काम करता हूँ, लेट मी, मुझे तो स्क्रीन भी नहीं दिख रही। अरे क्या हो रहा है ये सब। जस्ट वेट अ मिनट, रुक जाओ। एक काम करता हूँ, मैं अपना कैमरा यहाँ पे ऑफ कर लेता हूँ, मे बी नेटवर्क का शायद कंसर्न हो। अच्छा आप बताओ, आवाज आ रही मेरी ठीक ठाक या अभी भी गड़बड़ लग रही है? आ रही है सर आवाज। अरे सर सर अब सर सही है। आ रही है आवाज। ठीक आ रही है, ठीक है ठीक है। बड़े आराम से आप लोगों ने भी कि अब बता देते हैं। ठीक है, सर इनके पास नेटवर्क नहीं होगा शायद। मेरे अभी तो नेटवर्क का इशू हो सकता है। एक फिर तो एक पर्सन को होता है ना, 7-8 बच्चों को हो रहा है, तो मतलब देयर माइट बी इशू ऑन माय एंड आल्सो। कोई नहीं, चलो मैंने वो बंद कर दिया। तो अगर अब आवाज अगर अब कटने लगे ना, तो वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, वेट मत करो। जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी कि सर आवाज कट रही है। आई होप अभी क्लियर आ रही होगी, फिलहाल ठीक आ रही होगी। यस सर। चलो थैंक यू। So this is what you find happening over here. So peptidide transferase आपके यहाँ पे जो एंजाइम है, ये आपके ये बॉन्ड फॉर्मेशन आपके यहाँ पे कर देगा। अब बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद अब देखो आपको अगला यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखने के लिए। जो मेरा मिथ्योनाइन होगा ना, वो ट्रांसफर कर गया होगा ऑन द टीआरएनए ऑन द ए साइट। कुछ ऐसी पिक्चर आपको यहाँ पे दिखेगी। बॉन्ड फॉर्मेशन आपका हो गया। अब आपका जो मिथ्योनाइन था वो टायरोसिन के ऊपर जाके चिपक चुका है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, तो वहां पे जुड़ चुका है। ओके, सो नाउ दिस हैज हैपेंड, ये आपके यहाँ पे हो गया। अब आपको याद रखना है कि जो मेरा पी साइट पे जो मेरा यहाँ पे टीआरएनए है वो तो फ्री है यहाँ पे। तो जो मेरा पी साइट पे जो मेरा टीआरएनए यहाँ पे है, वो तो अब उसके पास तो कोई काम है नहीं ना, वो तो यहाँ पे फ्री है। तो जो मेरा पी साइट पे जो मेरा टीआरएनए जो मेरे यहाँ पे फ्री बैठा हुआ है ना, इसको हम रिलीज कर देंगे। इसका अब यहाँ पे कुछ ज्यादा काम रहेगा नहीं, एंड दिस टीआरएनए नाउ विल बी रिलीज्ड। तो ये टीआरएनए जो यहाँ पे खाली बैठा हुआ है यहाँ से निकल जाएगा, अब किसी और को जाके पकड़ेगा वो। राइट, उसने अपना काम कर दिया। Now this tRNA will be released from this site. So this tRNA now will be released. इसको हम यहाँ से रिलीज कर देंगे, रिलीज करने वाले वहां से निकल जाएगा। अब एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, जब मेरा टीआरएनए यहाँ से निकल गया, अब यहाँ पे पता है एक और चीज यहाँ पे क्या होगी। आपका जो राइबोसोम है ना, जो आपका एमआरएनए के ऊपर बैठा हुआ है, ये आपका वेरी लॉन्ग एमआरएनए राइबोसोम उसके ऊपर बैठा हुआ है, ये राइबोसोम मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये जो राइबोसोम हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ये आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा। दिस विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये मूव करेगा। और कैसे मूव करेगा? एक कोडॉन आगे बढ़ेगा। जो राइबोसोम मेरा यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, दिस विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट, और मूव करेगा, एक कोडॉन आगे बढ़ेगा यहाँ पे। सो दिस राइबोसोम इज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड स्लोली, कोडॉन बाय कोडॉन, कोडॉन बाय कोडॉन। तो ये स्लोली एक स्टेप अपना आगे बढ़ाएगा यहाँ पे। और ये जो इवेंट आपका यहाँ पे हो रहा है, जहां पे राइबोसोम आपका आगे बढ़ रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्रांसलोकेशन। जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ ट्रांसलोकेशन, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्रांसलोकेशन। और ये जो आपका राइबोसोम आगे बढ़ेगा ना, ये करने के लिए भी एनर्जी लगती है। ये ट्रांसलोकेशन करने के लिए भी आपकी एनर्जी लगेगी, और वो एनर्जी आपकी जीटीपी मॉलिक्यूल ही होगी। दैट एनर्जी ओवर हियर इज गोइंग टू बी जीटीपी मॉलिक्यूल। सो जीटीपी मॉलिक्यूल यूज करके हमारे ये राइबोसोम एक स्टेप आगे बढ़ेगा। अब जैसे मेरा राइबोसोम एक कोडॉन आगे बढ़ेगा ना, तो पता है क्या होगा? जो मेरा टीआरएनए ए साइट के ऊपर होगा, वो आ जाएगा पी साइट के ऊपर। जो मेरा टीआरएनए जिसके ऊपर दो अमीनो एसिड यहाँ पे लगे हुए हैं ना, दैट टीआरएनए व्हिच इज देयर राइट नाउ ऑन द ए साइट विल कम ऑन टू द पी साइट, क्योंकि पी साइट तो मेरी खाली हो चुकी है। तो देखो ये हो जाएगा, जैसे मेरा एक कोडॉन आगे बढ़ेगा मेरा राइबोसोम, एज सून एज माय राइबोसोम इज मूविंग फॉरवर्ड, याद रखना कि मेरा जो ए साइट पे जो मेरा यहाँ पे टीआरएनए था, वो मेरा पी साइट पे आ जाएगा। हाँ जी सलम, बताइए क्या सवाल है आपका? पीछे वाला एक बार रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। पीछे वाले के अंदर बेटा यहाँ पे ये हो रहा है कि आपका जो टीआरएनए यहाँ पे है ना पी साइट के ऊपर, ये आपका निकल जाएगा। इसने अपना काम कर दिया तो खाली हो गया। जैसे ये खाली हो गया, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई अमीनो एसिड है नहीं, ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये रिलीज होने के बाद एक और चीज याद रखना कि आपका यहाँ पे जो राइबोसोम है ये आगे बढ़ेगा, ये आपका एक स्टेप आगे बढ़ेगा। अभी ये जहां पे खड़ा है उससे थोड़ा ये राइट साइड में आगे बढ़ेगा, विल मूव फॉरवर्ड कोडॉन बाय कोडॉन। अभी कोडॉन वाली बात आपको शायद एकदम से समझना है, बट इट विल मूव फॉरवर्ड। बट हमें तो
शायद आपका नेटवर्क ओके, स्टिल पीपल हैव सम इश्यूज, अभी भी कंसर्न्स है क्या आप लोगों के? सर दोनों में से खाली कौन सा होगा? अभी आपका देखो, जैसे ही आपका ये पी साइड से ये निकल गया तो पी साइड खाली हो जाएगा। जैसे ये यहाँ से निकल गया, अगर ये रिलीज करके हमने से निकला तो पी साइड खाली हो जाएगा। जैसे ही पी साइड खाली हुआ उसके बाद क्या होगा, मेरा राइबोसोम आगे बढ़ेगा। जैसे ही मेरा राइबोसोम थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ना, व्हाट विल हैपन कि आपका जो ए साइड पे जो मेरा टीआरएनए था वो पी साइड पे आ गया, क्योंकि पी साइड पे मेरा खाली पड़ा है। पी साइड वाला देखो यहाँ से निकल के जा रहा है, वो तो अपने रास्ते निकल गया, राइट। तो दिस इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। तो ट्रांसलोकेशन करने के बाद यू विल फाइंड कि आपका टीआरएनए जो आपका ए पे था वो आपका पी साइड पे आ गया। अब आप जानते हो कि आपका ए साइड तो यहाँ पे खाली है। अब आप लोग ही मुझे यहाँ से बता सकते हो कि यहाँ से आपको क्या लगता है स्टोरी मेरी कैसे आगे बढ़ेगी। ए साइड मेरा यहाँ पे खाली है। नाउ व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन नाउ फ्रॉम हियर? द सेम प्रोसेस बिल्कुल सर न्यू टीआरएनए। राइट। अब न्यू टीआरएनए मेरा यहाँ पे आएगा और वो आके बैठेगा मेरे ए साइड के ऊपर। So, अब मेरा नया टीआरएनए यहाँ पे आएगा। लेट्स ब्रिंग वन न्यू टीआरएनए, अलग कलर का मंगवाते हैं इस बार। तो नया टीआरएनए मेरा यहाँ पे आ रहा है एंड दिस विल कम एंड सिट ओवर हियर। ये मेरा यहाँ पे आके बैठेगा और दिस टीआरएनए व्हिच हैव जस्ट ब्रॉट ओवर हियर, जिसके आर्म्स काफी ब्रॉड है, दिस विल आल्सो हैव वन अमीनो एसिड। दिस विल आल्सो हैव वन अमीनो एसिड। इसके ऊपर भी कोई ना कोई अमीनो एसिड यहाँ पे होगा। लेट्स से इसके पास है प्रोलिन, तो ये आके यहाँ पे बैठेगा एंड यहाँ से फिर आपका एक और नया प्रोसेस यहाँ पे चालू होगा। आपका नया टीआरएनए यहाँ पे आ चुका है। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड। आपको वापस से पेप्टाइड बॉन्ड चालू होगा बनना है यहाँ पे एंड द सेम प्रोसेस विल स्टार्ट। आपको याद ये रखना है कि हर एक पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद आपका जो पी साइड पे टीआरएनए होता है वो निकल जाता है और उसके बाद आपका राइबोसोम एक स्टेप आगे बढ़ेगा एंड द सेम प्रोसेस विल गेट रिपीटेड ओवर हियर। और यही कर करके आपका जो एमआरएनए यहाँ पे होगा, आपका जो राइबोसोम होगा, आपका जो प्रोटीन होगा वो आपके यहाँ पे बनता जाएगा। दैट इज हाउ योर पॉलीपेप्टाइड विल कीप ऑन फॉर्मिंग। मैं आपको यहाँ पे एक जीआईएफ दिखाता हूँ, आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिथुनाइन आया, राइट। स्टार्टिंग से देखो एक बार, इसको जाने दो, ये बहुत जल्दी आ रहा है। ओके, नाउ मिथुनाइन यू हैव बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द वेलिन एंड मिथुनाइन। पी साइड से निकल गया, नया वाला आया ए साइड के ऊपर, बॉन्ड फॉर्म किया, निकल गया। दिस विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग। और यहाँ पे आपका राइबोसोम जो होगा वो आपका स्लोली आपका एमआरएनए के ऊपर आपका आगे बढ़ता जाएगा। बताइए बेटा क्या सवाल है आपका? आप कोई कुछ पूछ रहा था, बोलिए। सर ये प्रोसेस रुकता कब है? हाँ बताता हूँ, अब मैं बताता हूँ, पहले हम चला लेते थोड़ा फिर रोकते भी उसे। सो दिस विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग। ये आपका यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब ये आपका तब तक होगा जब तक आपका स्टॉप कोडॉन नहीं आ रहा। ये आपका तब तक होगा जब तक आपका स्टॉप कोडॉन आपका सामने आ नहीं रहा। तो इमेजिन कर लो कि यहाँ पे कहीं पे दूर आपका खड़ा है आपका स्टॉप कोडॉन। सो हियर समवेयर यू हैव ओवर हियर या फिर स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन आपका यहाँ पे लेट्स से यूएजी, ये आपका स्टॉप कोडॉन आपके यहाँ पे खड़ा है। जब तक आपका स्टॉप कोडॉन आ नहीं रहा तब तक आपका पॉलीपेप्टाइड बनता जाएगा, तब तक आपके अमीनो एसिड ऐड होते जाएंगे, राइट। सो दिस इज ओवर हियर, लेट्स से दिस इज माय स्टॉप कोडॉन। अब आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता। स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी टीआरएनए आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे अज्यूम करते हैं फटाफट कि समझो ये मेरा यहाँ पे राइबोसोम है, ये मेरा लार्ज यूनिट, यू हैव अ स्मॉलर यूनिट ओवर हियर, राइट। बीच में है मेरा यहाँ पे एमआरएनए एंड इन द सेंटर यू हैव योर एमआरएनए। और अब हम यहाँ पे स्टॉप कोडॉन तक हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सो अज्यूम करते हैं कि हमारा स्टॉप कोडॉन तक हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। बीच में हमारी दो साइड्स बना देते हैं। यहाँ पे यू हैव ई साइट, यू हैव ए साइट, राइट। अब ए साइट के ऊपर समझो ये वाली मेरी जो ए साइट है, यहाँ पे मेरा स्टॉप कोडॉन आ चुका है। लेट्स से यहाँ पे मेरा स्टॉप कोडॉन आ गया, ये रहा मेरा यूएजी मेरा यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही स्टॉप कोडॉन यहाँ पे आता है ना, इसके लिए कोई टीआरएनए होता नहीं है, इसके लिए कोई टीआरएनए यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे मैं वैसे मैं बना देता हूँ कि यहाँ पे आपका जो टीआरएनए है वो पूरा अपना काम कर चुका है। नहीं तो आप बोलोगे सर वहां पे कुछ बनाया नहीं आपने। तो यहाँ पर टीआरएनए ओवर हियर व्हिच हैज डन हिज जॉब। इसके ऊपर पूरा पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे बन चुका है, पूरा प्रोटीन आपके यहाँ पे रेडी हो चुका है। ठीक है। अब जैसे ही आपके यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आया, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एज सून एज यू कम अक्रॉस स्टॉप कोडॉन, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक रिलीजिंग फैक्टर आपके साथ आएगा। सो यार इतना स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता, देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन। सो यू शुड नो दैट देयर इज गोइंग टू बी नो टीआरएनए
और स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन के लिए टीआरएनए यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यू विल फाइंड एक रिलीजिंग फैक्टर आता है जिसको हम बोलेंगे आरएफ, राइट। सो दिस समथिंग रिलीजिंग फैक्टर, जिसको हम यहाँ बना देते हैं, यू विल समथिंग कॉल्ड एज माय आरएफ, जिसको बोलूंगा यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर आरएफ। ये आके बैठेगा आपके ए साइड के ऊपर। सो दिस विल कम एंड सिट ऑन द ए साइड। तो ये आके बैठेगा आपके ए साइड के ऊपर। याद रखना, आरएफ स्टैंड्स फॉर माय रिलीजिंग फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर। अब जैसे मेरा ये ए साइड के ऊपर आके बैठता है ना, दैट मींस हो गया खत्म अपना काम यहाँ पे। अब क्या होगा आपका, जैसे आरएफ आके बैठा, आपका लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट डिसोसिएट हो जाएंगे। लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट आपके डिसोसिएट यहाँ पे हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपका जो पॉलीपेप्टाइड है वो भी आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा। सो पॉलीपेप्टाइड विल गेट सेपरेटेड एंड लार्जर एंड स्मॉलर यूनिट विल आल्सो गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। सो दिस इज समथिंग व्हिच विल लीड टू अ टर्मिनेशन। तो आपको याद रखना है, जैसे मेरा रिलीजिंग फैक्टर मेरा यहाँ पे आया, वो आके बैठेगा स्टॉप कोडॉन के ऊपर, and that will lead to a termination of translation, and this will ultimately give you the termination of translation. So इससे आप हो जाएंगे यहाँ पे termination of translation. सर ये आरएफ आएगा कब? ये तब आएगा बेटा जब आप पहुंच जाओगे अपने ए साइट के ऊपर, जब आपका स्टॉप कोडॉन आएगा तभी आएगा। तो जैसे ही आपका ए साइट के ऊपर आप पहुंच गए और as soon as you come across the stop codon, वो टाइम पे ये प्रोटीन आता है। That will be called as lead to my termination of translation. आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है, आप लोगों के दिमाग में, कि सर ये कौन लेके आ रहे हैं, ये अपने आप से कैसे आ रहे हैं? सो यस, देयर आर सम प्रोटीन्स जो इनको पकड़ के लेके आते हैं, राइट। देयर आर सम प्रोटीन व्हिच आर गोइंग टू ब्रिंग देम ओवर हियर, बट अगेन वो आप इस लेवल पे नहीं सीखते हो, आगे जाके आप उन्हें सीखोगे। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन व्हिच आर इन्वॉल्वड ओवर हियर व्हिच विल बी डूइंग देयर जॉब टू मेक दिस ऑल हैपन, ठीक है। बट अभी आपको रखना है कि आपको ये आरएफ को हम लेके आएंगे यहाँ पे, वो आके बैठेगा। जैसे वो आके बैठा, लार्ज यूनिट अलग, स्मॉल यूनिट अलग, सब कुछ खत्म। और जो आपने यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड है ये भी आपका फ्री हो जाएगा। दिस पॉलीपेप्टाइड व्हिच हैव जस्ट फॉर्म्ड, ये भी यहाँ पे रिलीज होगा। सो दिस इज माय पॉलीपेप्टाइड, दिस विल आल्सो गेट रिलीज्ड ओवर हियर। बस इतनी ही चीजें आपको यहाँ पे रखनी है। दिस इज वेयर योर ट्रांसलेशन विल गेट कंप्लीटेड और आपका प्रोटीन आपका यहाँ पे फ्री हो जाता है। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड, हैव टू रिमेंबर इन दिस, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स आपको यहाँ पे याद रखना। अगर आपको ये स्टेप्स याद रह जाते हो, देन आपको कोई भी नीट का क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत वहां पे नहीं आएगी। सो यू वोंट बी एबल टू हैव एनी डिफिकल्टी इन डूइंग दैट एनी क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है, इट ऑल स्टार्ट्स विद द योर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ये सारी कहानी स्टार्ट होती है आपकी चार्जिंग ऑफ टीआरएनए से, जहां पे आपका अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम क्या करेगा, अमाइनो एसिड को अटैच करेगा मेरे टीआरएनए के साथ। हाँ जी मुस्कान बताइए, क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर आपने वहाँ पे जीडीपी यूज किया था, वहाँ पे नहीं, so basically what happens in this process, instead of ATP, we'll be using the GTP as an energy source, right? Now the question is ki why GTP, why not ATP? That is something again you won't understand that thing right now at this level. वो थोड़ा सा beyond जाता है फिर कि why we are using GTP and not the ATP over here, ठीक है? But again something you'll understand later on कि why we are using the guanine triphosphate in this process. But yes, यहाँ पे हम जो यूज करेंगे, यहाँ पे जो आपका चार्जिंग होगा मुस्कान, यहाँ पे हम यूज करेंगे हमारे एटीपी को टू मेक द चार्जिंग हैपन, जो आपका यहाँ पे हो रहा है। एक बार आपका चार्जिंग हो गया, अपना पहला स्टेप आपका यहाँ पे हो चुका है, यू आर डन विद द इनिशियल फेज, दैट्स माय चार्जिंग ऑफ द टीआरएनए। नाउ यू हैव टू स्टार्ट विद द प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या होगा, योर स्मॉल यूनिट विल कंबाइन विद द एमआरएनए। यहाँ पे देख लो, दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच विल हैपन। यहाँ पे भी हम यहाँ पे जीडीपी हमारे यूज करेंगे टू मेक दिस हैपन, राइट। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो एमआरएनए होता है उसके ऊपर हमारा लगा होता है हमारे यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन, हमें यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी भी कोडॉन है, स्टार्ट कोडॉन आपको याद रखना है। द थर्ड थिंग इज गोइंग टू बी, मेरा टीआरएनए आएगा और इस पे आके बैठेगा। सो माय टीआरएनए जो लेके आएगा मेरे मिथ्योनाइन को, वो आके इसके ऊपर आके अटैच करेगा। जब मेरा टीआरएनए यहाँ पे आता है तो क्या होता है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा वो मेरे कोडॉन के साथ। एंटी कोडॉन एंड कोडॉन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, विच इज ए टेम्पररी बॉन्ड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, इट्स अ वीक बॉन्ड, क्योंकि ये हमेशा वहां पे नहीं रहेगा, राइट। अब क्या होगा इसके बाद, द फोर्थ थिंग इज गोइंग टू बी, आपका लार्जर यूनिट आके इसके ऊपर आके बैठेगा। सो माय लार्जर यूनिट विल कम एंड सिट ओवर हियर। अब लार्ज यूनिट जब आके मेरे यहाँ पे बैठता है राइबोसोम का, तो आप जानते हो यू विल हैव अ पी साइट, यू हैव अ ए साइट। ए साइट आपके यहाँ पे खाली पड़ी है, और ये जो खाली पड़ी जो मेरे यहाँ पे ए साइट है, वहां पे मेरा न्यू टीआरएनए हम यहाँ पे ले गए। सो दिस इज माय न्यू टीआरएनए जो उड़ के वहां पे आ रहा है। दिस इज समथिंग इज कमिंग ऑन दैट पर्टिकुलर लोकेशन। मेरा टीआरएनए यहाँ पे आएगा, आके ए साइट पे आके बैठ गया। जैसे वो ए साइट पे आके बैठ गया मेरा नया टीआरएनए, नाउ यू हैव टू फॉर्म द बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड आपको यहाँ बनाना है विच इन द टू अमाइनो एसिड, और ये बनाने के लिए आपके यहाँ पे एंजाइम हेल्प करेगा, दैट्स माय पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, जो आपका राइबोसोम्स के अंदर आपको एंजाइम मिल जाएगा।
एक बार आपका बॉन्ड बन गया, यू विल फाइंड कि आपका अमाइनो एसिड को हम ट्रांसफर कर देते हैं ऑन द अनदर टीआरएनए के ऊपर, विच यू कैन सी ओवर हियर, राइट। अब जो मेरा टीआरएनए यहाँ पे फ्री है वो अपने रास्ते निकल जाएगा यहाँ से, इट विल गेट रिलीज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लोकेशन, ये यहाँ से आपका निकल जाएगा, राइट। और उसके बाद आई कैन सी मेरा राइबोसोम एक स्टेप आगे बढ़ेगा ऑन द राइट हैंड साइड, सो विल मूव फॉरवर्ड कोडॉन बाय कोडॉन ऑन द एमआरएनए के ऊपर ये मूव करेगा, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्रांसलोकेशन। जैसे वो ट्रांसलोकेट करता है, मेरा जो टीआरएनए जो मेरा ए साइट के ऊपर है वो मेरा पी साइट के ऊपर आ जाएगा, और मेरा ए साइट वापस से फ्री हो जाता है जहां पे मेरा न्यू टीआरएनए आके बैठ जाएगा। सो दिस इज व्हाट विल कीप ऑन हैपनिंग। ये आपका तब तक होता रहेगा जब तक आप स्टॉप कोडॉन के पास में नहीं आ रहे। जैसे आप स्टॉप कोडॉन तक पहुंच गए, ट्रांसलेशन आपका खत्म होगा विद द हेल्प ऑफ माय रिलीजिंग फैक्टर, ये आके आपके ट्रांसलेशन को खत्म करेगा एंड सब लोग अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। अगर आपको इतनी कहानी समझ आ रही है, एनसीईआरटी के जो 2 पैराग्राफ आपको देख रखे हो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज एनसीईआरटी में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ ज्यादा, राइट। तो अगर आप इतनी चीज समझ पा रहे हो, देन एनसीईआरटी विल बी अ वॉक इन अ पार्क फॉर यू, राइट। अगेन दिस इज आल्सो नॉट समथिंग व्हिच इज इन डिटेल, एक्चुअली डिटेल में तो कुछ और ही होता है, सो यू वोंट हैव टू गो ऑन थ्रू ऑल दोस थिंग्स, राइट। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन। सो ये है आपके यहाँ पे ट्रांसलेशन, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू नो, राइट। Refers to the process of polymerization of amino acid to form the polypeptide. That is what translation is known as, right? The order and sequence of amino acid are defined by the sequence of bases in the mRNA. बिल्कुल जो आपका mRNA होता है वही डिफाइन करता है कि क्या सीक्वेंस होगा आपके अमाइनो एसिड्स का। ये बात आप समझ सकते हो। सो दैट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल स्टेटमेंट है आपके यहाँ पे, राइट। द अमाइनो एसिड आर जॉइंड बाय बॉन्ड व्हिच इज नोन एज माय पेप्टाइड बॉन्ड, ये भी आप यहाँ पे जानते हो। सो दीस आर द थिंग्स व्हिच, ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स ही है, एक बार आपके एंड से भी आप पढ़ सकते हो खुद से जाके, यू कैन जस्ट रीड बाय योरसेल्फ। हाँ, ये देख लो, आप लोग को याद होगा मैंने आपको बताया था एमआरएनए के अंदर एक रीजन है जिसे हम कहते हैं यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। आई थिंक हमने किया था जब हम आरएनए प्रोसेसिंग कर रहे थे, आई थिंक, मतलब आई नो दैट वी हैव डन दिस, वी हैव समथिंग नोन एज यूटीआर। याद आ रहा है आप लोगों को? दोनों कॉर्नर पे आपका एक सीक्वेंस था यूटीआर। Yes, sir. तो यूटीआर इज नॉट गोइंग टू कोड फॉर एनीथिंग। ये आपको कोई भी प्रोटीन बना के यहाँ पे आपको नहीं दे रहा, बस आपको यही यहाँ पे ऐड लिखना है और कुछ नहीं। दैट यूटीआर इज अनट्रांसलेटेड रीजन एंड इट इज नॉट गोइंग टू कोड फॉर एनीथिंग। वही चीज जो आपको तब बताई थी वो यहाँ पे लिखी हुई इन लोगों ने, ओके। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। इस तरीके से आपका पॉलीपेप्टाइड का सीक्वेंस आपका बनेगा एंड दैट इज हाउ एवरीथिंग विल रन। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस। तो इतनी बात रखना, आखिर में यहाँ पे लिखा हुआ है आपका रिलीजिंग फैक्टर की मदद से आप अपने यहाँ पे ट्रांसलेशन को खत्म करते हो, लाइक टर्मिनेट करते हो जब आपका स्टॉप कोडॉन आपके यहाँ पे आता है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। दिस इज अ स्टोरी ऑफ ट्रांसलेशन व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। अब एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर दो ताकि मुझे भी एक तसल्ली हो जाएगी आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। Let me just give you a couple of questions over here. And अच्छा, before giving you questions, one more thing I have to tell you. अब होता क्या है ना, कई बार what happens sometime, कुछ प्रोटीन होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा बनाने होते हैं। There are some protein which has to be made in a very huge amount. तो तब पता है क्या होगा, आपका एक सिंगल एमआरएनए आपका होगा, या वो एमआरएनए आपका यहाँ पे खड़ा होगा और उस एमआरएनए के ऊपर मल्टीपल राइबोसोम्स जाके बैठे होंगे। एक सिंगल एमआरएनए के ऊपर मल्टीपल राइबोसोम्स जाके बैठे होंगे। सो विल फाइंड एक नहीं कई सारे राइबोसोम्स के ऊपर आके अपना काम कर रहे होंगे। सो एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स आके बैठे हैं। अगर बहुत सारे एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम्स आके बैठे और अगर वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो समझ जाओ कि ये प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज्यादा चाहिए आपको। अगर कोई सेल के अंदर प्रोटीन है जो बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाना है, देन यू विल फाइंड मल्टीपल राइबोसोम्स आर सिटिंग ऑन द एमआरएनए एंड दे आर डूइंग द ट्रांसलेशन। तो ये अगर आपको स्ट्रक्चर कभी दिख जाए ना, तो इसको हम बोलते हैं आप एज अ पॉलीसोम्स। ये टर्म आपने 11th ग्रेड में सुना होगा या पढ़ा होगा। दिस टर्म इज कॉल्ड एज माय पॉलीसोम्स। और पॉलीसोम्स जो आपके यहाँ पे टर्म होता है, दैट सिंपली मींस मल्टीपल राइबोसोम्स ऑन एमआरएनए। You have multiple ribosomes on mRNA. So you have multiple ribosomes on mRNA. और अगर ये आपको दिख रहा है तो समझ जाओ दैट यू आर ट्राइंग टू मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। आप यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन बनाने की यहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो। यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक गुड हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन। कुछ जीन्स होते हैं जहां से आपको ज्यादा प्रोटीन बनाना पड़ता है एज पर द रिक्वायरमेंट, तो वो टाइम पे आपको पॉलीसोम्स बनते हुए आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। पॉलीसोम्स आपको यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स दोनों में आपको बनते हुए आपको मिल सकते हैं। सो यू कैन फाइंड दैट हैपनिंग। सो मल्टीपल राइबोसोम्स ऑफ एमआरएनए इज कॉल्ड एज माय पॉलीसोम्स। पर्पस याद रखना, फॉर हायर रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और higher rate of protein synthesis.
ओके ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, फिर हम पढ़ते हैं जीन रेगुलेशन। 119 द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज व्हाट? हैंड बताना चाहूंगा आपको, क्लास में ऐसे करने के लिए हैंड रेज करना होता है। तो द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑलराइट, बताइए शिवानी कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? सर सी ऑप्शन। आपको सी लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभिषेक क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी है सर। ऑप्शन सी है, ऑलराइट। ऑप्शन सी आपके यहाँ पे सी आंसर है, अमाइनो एसिड ऑफ माय टीआरएनए। दैट मींस आप यहाँ पे चार्जिंग कर रहे हो अपने टीआरएनए की। जब आप अमाइनो एसिड को लगा रहे होते हो ना टीआरएनए को, उसे हम कहते हैं अमाइनो एसिड ऑफ माय टीआरएनए, एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग यू विल बी डूइंग ओवर। ये आपका पहला स्टेप होता है आपका ट्रांसलेशन का। सो यस, दैट्स गोइंग टू बी अ करेक्ट वन, ये आपका सही है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार अपने एंड से खुद से पढ़ लो एंड देन रेज योर हैंड। फटाफट खुद से रीड करिए, आसान सवाल है, एंड देन टेल मी व्हाट कैन बी द पोटेंशियल आंसर इन दिस। क्या लग रहा है चेतना इसका आंसर? वी आर रीडिंग राइट नाउ, ओके, पढ़ लो। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा सर। क्वेश्चन नहीं दिख रहा? अरे क्वेश्चन दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा है यहाँ पे? यस सर, दिख रहा है। अभिषेक लॉग आउट करके लॉग इन करो। सना बताइए क्या होगा इसका आंसर? सना क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। ओके, पलक आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे, ऐसा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, ठीक है। ओके, अब ये मैंने आपको बताया नहीं था, ये आप एक बार यहाँ पे याद रखना। आपके जो राइबोसोम्स के जो दोनों यूनिट होते हैं ना, लार्ज एंड स्मॉल यूनिट, इनको बाइंड करने के लिए आपका एक जो आयन यहाँ पे आपकी हेल्प करेगा, जो एलिमेंट आपके यहाँ पे हेल्प करेगा, दैट विल बी मैग्नीशियम। सो याद रखना, मैग्नीशियम इज वेरी एसेंशियल फॉर द बाइंडिंग ऑफ द लार्जर एंड स्मॉलर यूनिट। तो ये याद रखना, there's something I haven't told you but now you remember this, the large and small की जो बाइंडिंग यहाँ पे होती है वो करने के लिए मैग्नीशियम आयन इज वेरी इंपॉर्टेंट। So this is going to be very important in binding of the two units of the ribosomes. So ये आप हमेशा भी याद रखना। ओके, कौन सा है मेरे यहाँ पे इनिशिएशन कोडॉन? हैंड रेज करिए एंड बताइए which of them is going to be initiation codon over here. So tell us आयुष, क्या होगा इनिशिएशन कोडॉन यहाँ पे मेरा? सर ऑप्शन डी AUG। और वो क्या बनाएगा मेरा यहाँ पे? सर मैथ्योनिन। That's going to be true. Yes, that's AUG. True. Okay. Amino acid sequence in protein synthesis is decided by the sequence of, इसका आंसर आप वैसे ही अनम्यूट करके बता सकते हो, वैसे ही बता दो जोर से सब लोग। mRNA ही डिटरमाइन, बिल्कुल सही, यही डिटरमाइन करेगा मेरा यहाँ पे कि क्या बनेगा मेरा प्रोटीन का सीक्वेंस, राइट? ओके, नाउ दिस समथिंग वी कैन हैव अ लुक एट दिस लेटर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जीन रेगुलेशन के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द जीन रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जब आपके सामने टर्म आता है जीन रेगुलेशन या जीन एक्सप्रेशन, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? सो व्हेन यू गेट अ टर्म लाइक अ जीन एक्सप्रेशन ना, इट मींस आपके जीन में से आप क्या क्या बना सकते हो। जनरली आपके जीन में से क्या बनता है? यू विल मेक प्रोटीन सिंथेसिस आपका होता है यहाँ से। सो प्रोटीन सिंथेसिस आपको होते हुए मिलता है आपके जीन में से, या फिर कुछ जीन्स आपके होंगे जो सिर्फ आपको बना के देंगे आपका आरएनए। कुछ जीन्स आपके होंगे जो आपको सिर्फ आरएनए आपको बना के देंगे, राइट? अब जब कोई जीन अपने आपको एक्सप्रेस कर रहा है तो वो कुछ आपको ऐसी चीज बना के दे रहा है जो आपके लिए यूजफुल है, जिसका कोई ना कोई इफेक्ट होगा आपके बॉडी के ऊपर, आपके सेल के ऊपर। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एक प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन कैन बी लाइक नंबर ऑफ थिंग्स। एक एंजाइम आपका प्रोटीन है, एक एंजाइम आपका प्रोटीन है। एक ट्रांसपोर्ट चैनल आपका प्रोटीन है। कई प्रोटीन लगे होते हैं ना मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह। सो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट चैनल जो आपका होता है वो भी आपका एक प्रोटीन ही होता है। इवन आपकी जो एंटीबॉडीज होती है वो भी आपके प्रोटीन से बनी हुई होती है। तो जब मैं कह रहा हूं कि एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है तो आप समझो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि वो कुछ ना कुछ बना रहा है, और जो वो बना रहा है ना उसका कोई ना कोई इफेक्ट होगा आपके बॉडी के ऊपर। अगर हम कोई एक एंजाइम बना रहे हैं, लेट्स अज्यूम कि अगर हम एक एंजाइम बना रहे हैं अमाइलेज, जो आपके मुंह में होता है। सो अमाइलेज इज अ एंजाइम बट इट्स अ प्रोटीन, राइट? और जब वो बनाया जा रहा है तो इट विल हैव अ इंपैक्ट इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। तो ये बात आपको समझनी कि जब मैं कह रहा हूँ जीन एक्सप्रेशन के बारे में, जब मैं यूज कर रहा हूँ टर्म, तो समझो इस बात को कि एक जीन आपका कुछ ना कुछ बनाएगा, और जब भी वो कुछ बना रहा है तो इट विल हैव सम रोल इन इट्स, इट विल हैव सम पर्पस टू बी प्लेड इन द सेल। अगर मेरा कोई जीन है जो आरएनए बना रहा है, समझो अगर वो जीन है मेरा जो बना रहा है मेरे यहाँ पे आरआरएनए, सो आरआरएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय राइबोसोम्स। आरआरएनए जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक आप राइबोसोम बना सकते हो। आरआरएनए अगर आप बना रहे हो यहाँ पे, सो आरआरएनए विल बी यूज्ड टू मेक द
राइबोसोम्स। तो आप ये बात याद रखना, और ये बात भी याद रखना कि अगर आपका कोई जीन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपने आप को जो करना चाहिए था, तो उसके भी इम्पैक्ट आपको बॉडी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, और वो हम देख भी चुके कई बार एज अ म्यूटेशन इन सम ऑफ द डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये हो गया जीन एक्सप्रेशन। अब एक और टर्म आपका यहाँ पता है, जीन रेगुलेशन। दिस वन मोर टर्म व्हिच वी फाइंड ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड एज माय जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसको अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊं तो जीन रेगुलेशन का मतलब यहाँ पे ये है कौन से जीन ऑन रहेंगे, कौन से जीन ऑफ रहेंगे, या कब जीन आपका ऑन रहेगा एंड व्हेन द जीन इज गोइंग टू रिमेन ऑफ। सो आई कैन राइट इन अ सिंपल वे, switching on and off of the gene, switching on and off of the gene, इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे जीन रेगुलेशन। ये एक एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई लड़की है जिसकी एज है 4 साल, अगर कोई 4 साल की लड़की है, क्या उस लड़की के अंदर प्रोलैक्टिन बनाने की जरूरत होगी? वेयर दिल में नीड टू मेक अ प्रोलैक्टिन इन द 4-year-old गर्ल? नो सर। लैक्टिन आपका एक ऐसा प्रोटीन है जो आपकी हेल्प करता है बेसिकली मिल्क फॉर्मेशन के लिए आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। तो अगर कोई बेबी है, अगर कोई काफी छोटा बेबी है, तो उसके अंदर ये प्रोटीन आपका बनेगा ही नहीं। सो दैट मीन्स व्हाट, वो जीन वहां पे स्विच ऑफ है, वो जीन आपका वहां पे काम नहीं करेगा, राइट? वो जीन आपका वहां पे उसका कोई पर्पस नहीं है वो टाइम पे, तो वो जीन वो टाइम पे आपका काम नहीं करेगा, राइट? सिमिलरली अगर कोई 80 साल की एज पे है, 80 साल की एज पे उसके बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन नहीं बनेंगे, तो वो जीन वो टाइम पे काम नहीं कर रहा, राइट? सो यू शुड अंडरस्टैंड कि कुछ जीन एक सर्टेन टाइम पे ही काम करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, समझे एक लड़का है जो खाना तो नॉर्मल खा रहा है, उसके साथ वो अपना केक भी खाता है, बिस्किट भी खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, तो क्या उसके अंदर इंसुलिन वाला प्रोटीन बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा। इंसुलिन वाला प्रोटीन आपका वहां पे उस पर्सन के अंदर जो नॉर्मल खाना तो खा रहा है, उसके साथ वो केक भी खा रहा है और सब मीठी चीजें खा रहा है, तो उसके अंदर इंसुलिन वाला प्रोटीन हमेशा बनेगा। सो दैट मीन्स वो जीन आपका ऑन रहेगा, क्योंकि आप नॉर्मल खाना खा रहे हो उसके अंदर भी आपका ग्लूकोज होता है, उसके आपका ये जो उस एक्स्ट्रा अगर आप कुछ खा रहे हो तो उसमें भी आपका ग्लूकोज आपको मिल रहा है। सो ये जीन आपका हमेशा ऑन रहेगा, राइट? सो जीन रेगुलेशन आप समझिए, आप कुछ जीन्स को ऑन करते हो एज पर द रिक्वायरमेंट, और कुछ जीन्स जो आपके होते हैं जो हमेशा ऑन रहते हैं, राइट? और कुछ जीन्स होंगे जिनको आप ऑफ रखोगे जब तक उनकी आपको जरूरत नहीं पड़ रही। दैट इज कॉल्ड एज माय जीन रेगुलेशन, दैट इज कॉल्ड एज माय जीन रेगुलेशन, इसको हम यहाँ पे कहते हैं। इसमें आप एक और चीज यहाँ पे समझना, कई बार हम कुछ प्रोटीन काफी ज्यादा अमाउंट में बनाते हैं, कुछ प्रोटीन हम लोग काफी ज्यादा अमाउंट में बनाते हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो वहां पे भी हम क्या करें, जीन को रेगुलेट कर रहे हैं। आप उसे कह रहे हो कि ज्यादा बनाओ, या कई बार ऐसा होता है कि कुछ जीन्स होते हैं जिनको आप चाहते हो कि वो ज्यादा अमाउंट में कुछ ना बनाए, ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन ना बनाए, सो यू आल्सो डू द जीन रेगुलेशन। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। जब भी आप जीन को रेगुलेट करते हो, दैट मीन्स आप उसे ऑन कर रहे हो या ऑफ कर रहे हो, या फिर आप उनको एनहांस कर रहे हो उनके एक्सप्रेशन को, या आप उसके एक्सप्रेशन को कम कर रहे हो। दैट इज ऑल कॉल्ड एज माय जीन रेगुलेशन, और उसे रेगुलेट किया जाता है नंबर ऑफ लेवल पे। सो जीन रेगुलेशन करना मतलब कई सारे लेवल पे आप उसे रेगुलेट कर सकते हो। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे आप कर सकते हो, ट्रांसक्रिप्शन करना या नहीं करना, राइट? दैट्स अ रेगुलेशन ऑफ अ जीन, राइट? सो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे आप कर सकते हो, प्रोसेसिंग लेवल पे कर सकते हो। कई बार कुछ जीन्स के जो एमआरएनए बनते हैं ना, उसके बाद प्रोसेसिंग डिटरमाइन करता है कि उसमें से क्या बनेगा। अब ये बियॉन्ड आपके स्कोप का है कि स्प्लाइसिंग के टाइम पे आप कैसे रेगुलेट करते हो। आप सोचोगे कि एक बार एमआरएनए बना, उसके बाद तो उसमें से प्रोटीन बनेगा ही बनेगा ना, या एक ही टाइप का प्रोटीन बनेगा, लेकिन नहीं, स्प्लाइसिंग भी आपकी कुछ इस तरीके से की जाती है जिसमें से अलग अलग टाइप के प्रोटीन बन सकते हैं, तो उसे भी हम कहते हैं रेगुलेट करना। तो प्रोसेसिंग के टाइप आप रेगुलेट कर सकते हो। देन उसके साथ साथ जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हो फ्रॉम एमआरएनए टू न्यूक्लियस, दैट इज आल्सो कंपोनेंट ऑफ जीन रेगुलेशन। एंड देन यू हैव अ ट्रांसलेशन लेवल पे। सो ट्रांसलेशन आपको करना है नहीं करना, या कितना करना है, पॉलीजोम्स की जरूरत है या नहीं है, दैट इज ऑल माय जीन रेगुलेशन। ये सब हम इसके अंदर देखते हैं। तो आपको ये सारे टर्म्स याद रखने हैं। अब इन टर्म्स को आप समझ नहीं पाओगे बहुत डिटेल में, बिकॉज दे आर बियॉन्ड दिस स्कोप, लाइक बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर 12th ग्रेड, कि स्प्लाइसिंग कैसे रेगुलेट करता है या ट्रांसपोर्टेशन कैसे रेगुलेट करता है। बट आपको ये याद रखना है, ये टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेगुलेशन ऑफ अ जीन एक्सप्रेस रेफर्स टू अ वेरी दैट में अकर एट वेरियस लेवल कंसिडरिंग द जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल। सोचो कि अगर आपके जीन में से प्रोटीन बन रहा है तो उसको हर एक अलग अलग लेवल पे आप उसे रेगुलेट कर सकते हो।
यूकैरियोट्स के अंदर इट विल बी हैपनिंग एट दिस लेवल्स, ट्रांसक्रिप्शनल, आरएनए प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमआरएनए एंड ट्रांसलेशनल लेवल के ऊपर, इन सारे लेवल पे आप उसे रेगुलेट कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं, अब मुझे बताइए आपके मुंह में जो अमाइलेज एंजाइम है वो भी आपका एक जीन बना रहा होगा, एक जीन होगा जो वो एंजाइम को बना रहा होगा। मुझे बताइए वो जीन अभी आपके माउथ के अंदर ऑन होगा या ऑफ होगा? सर ऑन ऑन होगा। सर ऑन जीन ऑन रहेगा क्योंकि वो एंजाइम आपका बनता ही रहता है, दैट एंजाइम विल जस्ट कीप ऑन फॉर्मिंग एंड यू विल ऑलवेज फाइंड दैट एंजाइम इन द सलाइवा। सो दैट इज अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जीन रेगुलेशन मतलब जीन को ऑन करना, ऑफ करना या उसको एनहांस करना उसके रेट को, दैट इज गोइंग टू बी जीन रेगुलेशन। अब हम चालू करते हैं हमारी कहानी यहाँ पे लैकोपेरॉन वाली। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ लैकोपेरॉन। उसके पहले ये बताओ क्या ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे समझ, आर दीस टू टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर तो इसको भी हम समझते हैं। अब हमारा एक कहानी समझते हैं, दैट्स माय लैकोपेरॉन की कहानी। अब लैकोपेरॉन की कहानी समझने के पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताता हूँ ताकि आपको ये कहानी समझने में आपको आसानी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ टर्म, एक टर्म होता है आपका यहाँ पे, इसे हम कहते हैं एज अ हाउसकीपिंग जीन। यू कॉल देम एज अ हाउसकीपिंग जीन। कुछ जीन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एज अ हाउसकीपिंग जीन्स। हाउसकीपिंग जीन अगर आपके सामने टर्म आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे ये होता है, ये वो जीन्स है, they express all the time, they are going to express all the time। इसका मतलब यहाँ पे ये कि ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, हमेशा काम करते रहेंगे, पूरा दिन पूरी रात ये लोग अपना काम करते रहेंगे। सो दे एक्सप्रेस ऑल द टाइम। इनमें से प्रोटीन बनता ही रहता है, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे द हाउसकीपिंग जीन्स। सो दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस ऑल द टाइम, ये हमेशा कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे। इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे, एक तो हमारे वाला एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं। दूसरा एक बढ़िया एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं आपका ग्लाइकोलाइसिस। आपने पढ़ा होगा 11th ग्रेड के अंदर ग्लाइकोलाइसिस, चैप्टर 14। अब ग्लाइकोलाइसिस में अगर Yes, sir. आपके जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये आपके हमेशा बनते रहते हैं बिकॉज यू नीड देम। आपका ग्लाइकोलाइसिस सेल के अंदर हमेशा होता ही रहेगा। जब भी आपको यू विल फाइंड द सेल विल कीप ऑन बर्निंग द ग्लूकोज टू मेक द एनर्जी। तो इसके जो एंजाइम्स होते हैं ना, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ माई हाउसकीपिंग जीन्स के एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स हमेशा बनते रहेंगे, ये 24 घंटे आपका ये जीन में से बनते रहेंगे एंजाइम्स। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ माई हाउसकीपिंग जीन्स। दूसरा टर्म आपको जो याद रखना है, दैट इज माई रेगुलेटर जीन्स और रेगुलेटरी जीन्स। रेगुलेटरी जीन्स। अब जब मैं यहाँ पे टर्म यूज कर रहा हूं, मेरे यहाँ पे रेगुलेटरी जीन्स को लेके जब मैं ये टर्म यहाँ पे यूज कर रहा हूं, तो आपको याद रखना है कि ये जो मेरे यहाँ पे जीन्स होते हैं, ये तभी एक्सप्रेस करेंगे जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी तब। दे विल ओनली एक्सप्रेस एज पर द रिक्वायरमेंट, दे आर ओनली गोइंग टू एक्सप्रेस एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये जीन आपके तभी एक्सप्रेस करेंगे जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी, उसके बगैर वो लोग रहेंगे बंद, और एल्स दे विल रिमेन ऑफ। उन्होंने काम नहीं करना है, ऐसा नहीं कि वो पूरा टाइम वो काम कर रहे हैं, दे विल ओनली एक्सप्रेस एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए आपको एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की जरूरत होती है, लेकिन उसकी जरूरत आपको तभी होती है जब आपको स्पर्म बनाने हो तभी, राइट? तो और एल्स दे विल नॉट एक्सप्रेस, द जीन विल नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, और वो आपका कुछ नहीं करेगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये वो जीन है, वो तभी काम करते हैं जब आपको उनकी रिक्वायरमेंट हो। जैसे आपको प्रोलैक्टिन वाला जीन हो गया, it will only work when it's required or else it is going to remain shut down, वो अपना काम नहीं करेगा। तो ये दो टर्म याद रखना, you have a housekeeping genes and you have a regulatory genes। ये दो टर्म पे आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है? अब हम बात करते हैं लैकोपेरॉन के बारे में। ये डायरेक्टली स्टोरी समझाता हूँ आपको मैं, आपको वो थियरी आपको समझ आएगा उसके बाद। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज माय लैकोपेरॉन। तो ये हम जो कहानी देख रहे हैं ना, आप ये समझो कि एक मैं जीन समझ रहा हूँ, एक ई कोलाई वाला, ई कोलाई का जो बैक्टीरिया होता है उसका मैं यहाँ पे एक जीन आपको समझा रहा हूँ। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट जीन। तो ये वो यहाँ पे एक जीन है मेरा, which I'll find in the E. coli। अब इस जीन में आपको क्या क्या मिलेगा देखने के लिए। पहली चीज आपको एक प्रमोटर तो मिलेगा। प्रमोटर तो आपने ये नाम सुना हुआ है, सो यू हैव समथिंग लाइक अ प्रमोटर ओवर हियर, यू नो दैट। प्रमोटर के बाजू में आपको मिलेगा आपका यहाँ पे एक साइट जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ ऑपरेटर। बिल्कुल प्रमोटर के बाजू में मुझे एक यहाँ पे एक सीक्वेंस मिलता है जिसको बोलूंगा एज अ ऑपरेटर। याद रखना, दिस इज माई प्रमोटर,
बाय द वे प्रोमोटर के ऊपर आके कौन बैठता है? प्रमोटर के ऊपर आके बैठता कौन है? नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे प्रमोटर पे आके कौन बैठता है? आरएनए पॉलीमरेज। सो प्रमोटर पे आके जो बैठेगा दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे भी वही आएगा, यहाँ पे कोई और नहीं आएगा, वो भी यहाँ पे वही आएगा। दिस ओ स्टैंड्स फॉर माय ऑपरेटर। क्या करता है मुझे देख लेंगे, क्या ऑपरेट करता है वो भी हम देख लेंगे। एंड देन यू हैव समथिंग लाइक योर जीन आई। यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा, आपको यहाँ पे जीन आई करके आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड दिस जीन आई इज कॉल्ड एज माय रेगुलेटर। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रेगुलेटर। आप बोलोगे कि सर रेगुलेटर का आर होना चाहिए था, आई क्यों रखा हुआ है यहाँ पे? आई इसलिए लगा बिकॉज इसको पहले के बुक्स के अंदर या पहले के टाइम पे से इनहिबिटर भी कहा जाता था। दिस आई ओवर हियर यूज्ड टू बी आल्सो कॉल्ड एज माय इनहिबिटर, इसलिए वो टर्म वहां पे आई लगा, इसलिए उसका सिंबल वहां पे आई है, अल्फाबेट वहां पे आई। बट आपको याद रखना इट इज कॉल्ड एज माय रेगुलेटर। तो ये तीन चीजें आपने यहाँ पे देख ली। अब आपको याद रखना है कि यहाँ पे जीन कौन से होते हैं। यू हैव 3 जीन्स ओवर हियर। एक जीन मेरा यहाँ पे लगा होगा जिसका नाम यहाँ पे आपका होगा Z, लैग Z। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ लैग Z, या फिर मैं यहाँ पे सिर्फ Z लिखूंगा, दैट्स Z, जीन नंबर Z। देन यू हैव अ जीन which is called as my gene Y, and then you have the last gene. That last gene is going to be called as my gene A. So Z, Y and A आपके यहाँ पे 3 जीन लगे हुए हैं। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पे 3 जीन कैसे बना दिया आपने, मतलब नॉर्मली एक ही होता है, स्ट्रक्चर जीन में आपको एक ही मिलता है। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने एक टर्म सुना था बैक्टीरिया के बारे में, एंड दैट टर्म वाज माय पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक याद आ रहा है कुछ? ये टर्म हमने सुना था, नहीं याद आ रहा? Yes, अच्छा हम लोग ठीक है। सो पॉलीसिस्टोनिक हाँ इज अ टर्म इन व्हिच यू विल गेट टू सी यू विल हैव मल्टीपल जीन्स इन अ स्ट्रक्चरल। एक सिस्ट्रॉन के अंदर जब आपको मल्टीपल जीन्स आपको मिलते हैं दैट इज माय पॉलीसिस्टोनिक। और ये कंडीशन आपको हमेशा मिलती है आपके बैक्टीरिया के अंदर। दिस इज अ कंडीशन यूज्ड टू गेट टू सी इन द प्रोकैरियोट्स इन द बैक्टीरिया। और हम लोग फिलहाल जो एग्जांपल सीख रहे हैं वो एग्जांपल हम देखने में रहे हैं ई कोलाई का। सो ई कोलाई इज योर बैक्टीरिया और उसकी ही कहानी हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ई कोलाई के अंदर आपको ये सब देखने के लिए मिलेगा। You have a promoter, you have a operator, you have a regulator, and then you have this 3 genes. आपके 3 जीन यहाँ पे लगे हुए हैं Z, Y and A। इतनी पहले बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे कौन क्या करेगा हम अभी देखेंगे, बट पहली चीज आपको यहाँ पे समझनी है। सेकेंड चीज आपको याद ये रखनी है कि आपका जो ई कोलाई बैक्टीरिया है इसके खाने की तरफ हम जाते हैं, ये खाता क्या है नॉर्मली। तो आपका जो ई कोलाई जो बैक्टीरिया आपका यहाँ पे होगा ना, ये जनरली प्रेफर करता है ग्लूकोज खाना। जनरली प्रेफर करेगा ये खाना ग्लूकोज, राइट। अगर लेकिन ग्लूकोज नहीं हुआ तो ये खाएगा तो ये खाएगा लैक्टोज। सो जनरली क्या करता है, इकोलाई प्रेफर करता है खाना ग्लूकोज, लेकिन अगर ग्लूकोज नहीं हुआ देन इट विल प्रेफर टू ईट समथिंग नोन एज बाय लैक्टोज। अब उसे कुछ नहीं मिल रहा तो वो लैक्टोज खा लेगा, वो लैक्टोज को इस्तेमाल करेगा। लैक्टोज आपने टर्म सुना होगा, इट इज अ डाइसैकेराइड। आपने बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में कभी ना कभी ये सुना होगा इन द 11th ग्रेड के अंदर। लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड। ठीक है, तो याद रखना ई कोलाई प्रेफर करता है खाना ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज नहीं हुआ उसके एनवायरमेंट के अंदर तो क्या करेगा, वो लैक्टोज खा के खुश रह सकता है, वो मैनेज कर लेगा वो। ओके, अब देखो यहाँ पे होता क्या है। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपके पास ई कोलाई बैक्टीरिया है और अगर उस एनवायरमेंट के अंदर ग्लूकोज आपने डाल के रखा हुआ है, आपने उस बहुत सारा ग्लूकोज वहां पे डाल के रखा है और आपने थोड़ा सा वहां पे लैक्टोज भी डाल के रखा हुआ है, आप बताओ बैक्टीरिया क्या खाना प्रेफर करेगा पहले? ग्लूकोज। बैक्टीरिया हैप्पीली वहां पे अपना ग्लूकोज खाएगा। अब मुझे बताओ अगर बैक्टीरिया वहां पे ग्लूकोज खा रहा है तो क्या लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए वहां पे जीन जो होगा क्या वो ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा? ऑफ रहेगा सर। ऑफ रहेगा। समझो, अगर आपका वहां पे ग्लूकोज है और लैक्टोज बहुत कम अमाउंट में तो बैक्टीरिया तो ग्लूकोज प्रेफर करेगा ना खाने के लिए। तो अगर वो ग्लूकोज खा रहा है तो वो जीन को वो बंद रखेगा, जो जीन लैक्टोज को डाइजेस्ट करता होगा वो जीन को वहां पे वो बंद रखेगा। इट विल नॉट एक्टिवेट दैट जीन, और वो जीन मेरा वहां पे स्विच ऑफ रहेगा। सो इसका मतलब पता है क्या हो रहा है कि जब लैक्टोज होगा तभी मेरा जीन ऑन होगा। समझो ग्लूकोज खत्म हो गया, या समझो अगले दिन तुम आए, तुमने बोला कि आज मैं इसे ग्लूकोज नहीं दूंगा, मैं इसे लैक्टोज दूंगा खाने के लिए। तुमने वहां पे लैक्टोज डाल दिया। अब वो 2 मिनट वेट करेगा कि चलो अभी ग्लूकोज आएगा गलती से डाल दिया होगा इसने, अभी ग्लूकोज डालेगा वो वापस से। नहीं डाला तुमने ग्लूकोज, लैक्टोज से लगा अगर तुमने एनवायरमेंट के अंदर। तो अब मुझे बताओ अगर सिर्फ लैक्टोज होगा एनवायरमेंट के अंदर, क्या मेरा लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला जीन वहां पे ऑन होगा या ऑफ होगा?
सर ऑन अब वो वहां पे ऑन हो जाएगा। अब मेरा जीन वहां पे ऑन होगा। अगर मैं ये कह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जीन टाइम के हिसाब से ऑन या ऑफ हो रहा है, ये जो मेरा जीन है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑन या ऑफ हो रहा है, तो अब मुझे बताओ ये मेरा जीन कौन सा है, रेगुलेटरी जीन है या हाउसकीपिंग जीन है? रेगुलेटरी जीन। इट इज माय रेगुलेटरी जीन, बिल्कुल ये मेरा यहाँ पे रेगुलेटरी जीन है, क्योंकि ये एज पर द रिक्वायरमेंट मेरा यहाँ पे ऑन या ऑफ मेरा यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज पहले आपको यहाँ पे ऐड करना है। दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। अब हम देखते हैं कि ये जो मेरे जीन है ये बेसिकली यहाँ पे करते क्या है। तो पहले हम यहाँ पे बनाते हैं कि हमारे यहाँ पे आई जो है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई मेरा यहाँ पे क्या कर रहा है, आई मेरा बना रहा है यहाँ पे एक प्रोटीन। सो आई मेरा यहाँ पे बनाता है मुझे एक प्रोटीन यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू मेक, दिस जीन इज गोइंग टू मेक अ प्रोटीन। और ये प्रोटीन समझो ये कुछ ऐसा दिखता है। दिस प्रोटीन इटसेल्फ इज कॉल्ड एज माय रेगुलेटर, दिस इज माय रेगुलेटर प्रोटीन। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, राइट। सो दिस इज समथिंग मेड बाय आई, सो दिस इज माय रेगुलेटर। इसको हम इवन कह सकते हैं यहाँ पे एज अ रिप्रेसर। इस प्रोटीन को हम इवन कह सकते हो एज अ रिप्रेसर। अब इसे मैं रिप्रेसर यहाँ पे क्यों कह रहा हूं, मैं बता दूं इसको मैं रिप्रेसर क्यों कर रहा हूं। जब ये प्रोटीन यहाँ पे बनता है ना, ये प्रोटीन जाके अटैच करेगा अपने आप को ऑपरेटर वाली साइट के ऊपर। सो दिस प्रोटीन विल गो एंड गेट इटसेल्फ अटैच्ड ओवर, ये जाके अपने आप को यहाँ पे अटैच करा लेता है। तो दिस प्रोटीन विल गेट इटसेल्फ अटैच्ड ओवर हियर। अब बात यह है कि ये वहां जाके अपने आप को अटैच क्यों करा रहा है। आप सोचोगे कि सर ये क्या कर रहा है, मतलब रिप्रेसर कर क्या रहा है। सो रिप्रेसर विल गो एंड अटैच टू द ऑपरेटर साइट ओवर हियर। अब जब मेरा रिप्रेसर ऑपरेटर पे जाके लगा हुआ है ना, तब तक मेरा ट्रांसक्रिप्शन चालू नहीं हो सकता। चाहे मेरा प्रोमोटर पे पॉलीमरेज आके बैठे, मेरा ट्रांसक्रिप्शन चालू नहीं हो सकता जब तक मेरा रिप्रेसर वहां पे जाके लगा हुआ है। ये बात दिमाग में बिठा लो। सो जब तक मेरा रिप्रेसर वहां पे बैठा हुआ है तब तक मेरा ये जीन ऑफ रहेगा, सिंपल। ये बात जहन में क्लियर होनी चाहिए कि until I have a repressor on the operator site, my gene will remain off। तो आप ये भी सोच सकते हो कि ये मुझे वहां पे जो मैंने अटैच करके वहां पे उसे रखा हुआ है, इसका रीजन भी यहाँ पे ये हो सकता है कि उसको अटैच करने का रीजन कि उसको मुझे ऑफ रखना है और मेरा लैक्टोस है नहीं अभी एनवायरमेंट के अंदर लैक्टोस नहीं है, तो उसे आप वहां पे रहने दे सकते हो। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये आई जीन क्या बना रहा है, देन यू विल टेल देम इट इज गोइंग टू मेक अ रिप्रेसर प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन अटैचेस इटसेल्फ टू द ऑपरेटर। इतनी बात दिमाग में बिठा लो। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ऑपरेटर कुछ नहीं बना रहा, ऑपरेटर पे बस ये जाके लग रहा है, ऑपरेटर अलग से कुछ बनाएगा नहीं आपके लिए, वन थिंग। सेकेंड थिंग, ये जो Z वाला जो मेरा जीन है, ये यहाँ पे क्या बनाएगा, Z वाला जीन जो मेरा यहाँ पे, ये मैंने जो बना के देखा एक एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये जो मेरा एंजाइम है ना, इसका काम होता है लैक्टोज को डाइजेस्ट करना। दिमाग में याद रख लेना, दिस एंजाइम इज नोन फॉर द डाइजेशन ऑफ द लैक्टोज। ये इस चीज के लिए जाना जाता है। ठीक है, सो लैक Z बनाएगा मेरा यहाँ पे, Z बनाएगा जीन मेरा यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसिडेज। Y जीन क्या करता है, Y जीन मुझे बना के देगा मेरा यहाँ पे एंजाइम कॉल्ड एज माय परमिएज। परमिएज नाम का एंजाइम यहाँ पे बनाएगा मेरा यहाँ पे Y जीन। अब Y जीन क्या करेगा, Z तो पता चल गया कि Z एक एंजाइम बना रहा है जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा, राइट। Y जीन क्या करेगा, बनाएगा एंजाइम परमिएज। ये क्या करता है, आपके बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को परमिएबल करता है ताकि और लैक्टोज अंदर आ सके। अब जब बैक्टीरिया को पता चल गया कि अब लैक्टोज ही खाना है मुझे, क्योंकि वही एनवायरमेंट के अंदर, तो क्या करेगा, अपनी जो मेम्ब्रेन होती है उसको ज्यादा परमिएबल कर देगा ताकि वैसे लैक्टोज अंदर आ सके। सो मोर लैक्टोज विल स्टार्ट टू एंटर इनसाइड बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ दिस एंजाइम। ये एंजाइम की वजह से बेसिकली क्या होगा, आपके और लैक्टोज आपके अंदर आ पाएंगे, आपके वॉल को क्रॉस करके, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। सर वाई वाला फिर बता दो। हाँ, वाई वाले के अंदर क्या हो रहा है ना, वाई वाला जो मेरे यहाँ पे जीन है ना, देखो तुम सुनो मेरी बात। बैक्टीरिया पड़ा हुआ है एक एनवायरमेंट के अंदर जहाँ पे आसपास लैक्टोस है। अब जब बैक्टीरिया को पता चल गया कि उसे लैक्टोस ही खाना है, तो क्या करेगा, लैक्टोस को अंदर लेगा, अपने अंदर लेगा। जो बाहर लैक्टोस घूम रहा होगा ना, उसके सेल के बाहर जो घूम रहा होगा लैक्टोस, वो अंदर लेगा, ज्यादा फटाफट अंदर लेगा। भूख लगी उसे भी, वो फटाफट से अंदर लेगा। तो अंदर आप कब ले पाओगे, जब आप अपनी जो मेम्ब्रेन होगी उसे आप परमिएबल बनाओगे, मतलब आप उसे अलाउ करते हो उस मॉलिक्यूल को अंदर आने के लिए ज्यादा आसानी से, राइट। सो हाउ यू मेक द मेम्ब्रेन परमिएबल, विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। ये एंजाइम जो आपका Y जीन से आएगा ना, ये आपके बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को परमिएबल करेगा ताकि लैक्टोज मॉलिक्यूल को आप अंदर ले सको, फटाफट बाहर ना खड़े रहे, वो अंदर आ जाए ताकि उसे वो खा सके, डाइजेस्ट कर सके।
दैट इज व्हाट परमेस इज नोन फॉर, ठीक है। एंड देन यू हैव अ जीन नंबर ए। अब जीन नंबर ए इज नोन टू मेक ट्रांस एसिटाइलेज, दिस एंजाइम, दिस ए इज गोइंग टू मेक, इसका रोल आप बाद में समझ पाओगे, इसको अभी समझने की कोशिश मत करो। यार ने बनाता क्या है, ट्रांस एसिटाइलेज, दिस मेक्स एंजाइम ट्रांस एसिटाइलेज। इतनी बात फिलहाल के लिए याद रख लो, दिस मेक्स एंजाइम कॉल्ड एज माय ट्रांस एसिटाइलेज। ये एंजाइम ये बनाता है, क्या कर रहा है ये एंजाइम हम बाद में देखते हैं, उसको लेके लोड मत लो भी अपना यहाँ पे, कैपिटल टी। दिस गोइंग टू मेक एंजाइम कॉल्ड माय ट्रांस एसिटाइलेज, बस इतना याद रखना। तो अभी के लिए आपको याद रखना है कि ये जो मेरे 3 जीन है यहाँ पे क्या बना रहे हैं, हर एक जीन का काम याद रख लेना। एक को चलो साइड में रख दो यहाँ पे फिलहाल के लिए। वाई जीन बना रहा है परमिएस, जो परमेबल करता है मेम्ब्रेन को ताकि आप लैक्टोज को अंदर ले सको। जेड जीन आपको बनाता है आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये एंजाइम का काम होता है ब्रेक डाउन करना लैक्टोज को, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। जो मेरा आई जीन यहाँ पे है वो मुझे बना के देगा मेरा यहाँ पे रिप्रेसर, दैट इज गोइंग टू मेक अ रिप्रेसर, एंड दैट रिप्रेसर इज समथिंग which will attach itself to the operator side। ये रिप्रेसर मेरा ऑपरेटर को जाके अटैच करेगा। जब तक रिप्रेसर मेरा ऑपरेटर से अटैच है तब तक मेरा जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा। पॉलीमरेज आएगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, पॉलीमरेज आके रुक जाएगा बिकॉज वहां पे आपका रिप्रेसर अटैच्ड है, राइट। ऑपरेटर का कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, वो रिप्रेसर के साथ ही एक बॉन्डिंग बनाता है वहां पे और उसका कोई काम है नहीं वहां पे। एंड प्रोमोटर आप जानते हो क्या करता है, प्रोमोटर के ऊपर आके एंजाइम बैठेगा, पॉलीमरेज आके बैठेगा, वहां से कहानी स्टार्ट होगी, राइट। इतनी बात अभी के लिए आप याद रखो, आई डोंट वांट यू टू गो बियॉन्ड दिस, इतनी बात यहाँ पे फिलहाल याद रखो, राइट। दीज आर द थिंग्स विच शुड बी वेरी क्लियर विद। और ये भी दिमाग में याद रखना कि जनरली बैक्टीरिया प्रेफर करेगा ग्लूकोज, नहीं है ग्लूकोज देन इट विल गो टू लैक्टोज मॉलिक्यूल, राइट। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस आते हैं, राइट। वो तुम्हें इंटरेस्टिंग तभी लगेंगे जब तुमने ये सब सही से सीखा होगा, और ऐसे वो सरदर्दी लगेगा कि ये कैसे करें ये क्या आ गया, राइट। दैट विल हैपन विद यू, सो दैट इज व्हाई गो स्लो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर। इतनी अगर तुम्हें स्लाइड समझ आ रही है और अगर आपको ये 2 टर्म्स समझ आ रहे हैं आपको यहाँ पे, तो सब कुछ ठीक है, राइट। बाकी ये सारी स्टेटमेंट्स आप लोग आराम से सीख लोगे, दीज आर लाइक वॉक इन अ पार्क फॉर यू, दीज आर जस्ट स्टेटमेंट्स। अगर यहाँ तक सब ठीक है देन एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। तो आज के लिए हम यहाँ पे रखेंगे, इतना रखेंगे, आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड दिस, राइट। I don't want to push it on this topic right now because you will find you have to have a very clear cut understanding in this, right? तो अभी तक हमने क्या देखा आज की क्लास में, we have seen the translation and we have seen the starting part of my lac operon का हमने starting part यहाँ पे देखा। ये जो पूरा structural unit है इसे हम कहते हैं lac operon, we call it as operon, lac operon, lac मतलब lactose को डाइस करा इसलिए, right? So we'll see this thing again, इसको हम थोड़ा और सही से clear cut तरीके से, ज्यादा better तरीके से like खत्म करेंगे, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, and we'll then solve number of question based on this, राइट। जो लोग क्लास में नए हैं, आई होप आपको कुछ कुछ चीजें यहाँ पे समझ आई होगी, सम ऑफ द थिंग्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एग्जैक्टली। कुछ चीजें हो सकती है जो शायद से आपको थोड़ी ट्रिकी लगे, बट ठीक है, एज आई हैव टोल्ड यू, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, you will be able to cover all those things, right? और वैसे भी 12th का part है, so you will every now and then you will have your reason to revise all those things, right? तो हो जाएगा, right? You can always reach out to me for any kind of concerns. मैं एक बार अपना यहाँ पे नंबर ड्रॉप कर दूंगा चैट में, so जो लोग नए बच्चे हैं, you can always reach out to me किस चीज को लेके। If you find stuck somewhere, just reach out to me, right? So that is something we have done. एक बार NCERT अपने एंड से पढ़ लेना, ट्रांसलेशन वाली जीन रेगुलेशन वाला पार्ट भी एक बार अपने एंड से थोड़ा सा पढ़ लो, ज्यादा मत पढ़ो, एक बार ये खत्म कर लूंगा फिर पढ़ लेना, नहीं तो कुछ टर्म्स मिलेंगे फिर आप टेंशन लोगे उस टर्म्स को देख के। सो जस्ट रीड द ट्रांसलेशन एंड असाइनमेंट शेयर करूंगा मैं आपके साथ रात को, वो सॉल्व कर देना, या प्लीज मेक श्योर यू सॉल्व द असाइनमेंट एंड शेयर दैट विद मी। जो भी असाइनमेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे ट्रांसलेशन और 2-4 अलग क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सो प्लीज मेक श्योर सॉल्व देम, ठीक है। सो नाउ इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, अगर आपके पास कोई सवाल है देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क अ क्वेश्चन। नाउ इफ